आज हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे ही भारत देश के अंदर बच्चे क्लास 10th में अगर फेल होते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। कभी कभी जो है एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से या कोई करियर सही से ना मिलने की वजह से कहाँ गैप आ रहा है, वो रास्ता भटक क्यों जा रहा है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम कैसे आ रही है, उनको काउंसिल नहीं किया जा रहा है या गलत दिशा में काउंसिल किया जा रहा है। माँ बाप कहते हैं ना दोस्त सही रखो। दोस्त क्यों? उस उम्र में आपके जो दोस्त होते हैं वो आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं, और अब दोस्त रह गए, अब आपके सामने पूरा मीडिया आ गया, सोशल मीडिया, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, मतलब शायद कहना भी मुश्किल है, और आप और मैं बिना कहे समझ सकते हैं कि बच्चे उस पर क्या क्या देख सकते हैं, और कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो किसी कंट्री के लॉ के अंडर नहीं आता। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और दुनिया के लिए वो मार्केट है। जो हमारी एनिमी कंट्रीज है उनके लिए यूथ को बिगाड़ने का तरीका है। एक बहुत जनरल प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, जो करते हैं उससे मोहब्बत नहीं है, जिससे मोहब्बत है वो करते नहीं है। आज भी कितने लोग हैं सोचते हैं करना कुछ और है, लेकिन मैं ये नौकरी इसलिए नहीं छोड़ पा रहा हूँ कि मेरा रोज़गार का क्या होगा या मेरे दिनचर्या का क्या होगा। उस सिचुएशन में, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? जॉब छोड़ना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, या ठीक है पैशन दूर रहे, जॉब ठीक है पैसा कमा रहे हैं। इंटरेस्ट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। आपका जहाँ इंटरेस्ट होगा वहाँ पे आप नंगे पैर भी जाएंगे, और उसके लिए आप रात को 2 बजे भी जाएंगे, आप रोते हुए भी अपने आंसू पोंछ के फटाफट तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। इतना बड़ा हुक है इंटरेस्ट। ऐसी सिचुएशन हम सबके लाइफ में होती है जो हम यंग है, यूथ्स हैं। धोनी को देखा छक्का मारते हुए कि बस क्रिकेटर बन जाए, रोनाल्डो को देखा फुटबॉल खेलते हुए बस फुटबॉलर बन जाए, और इंस्टाग्रामर्स को देखा तो रील बनाना चालू कर दिया। इस सिचुएशन में हमें अपने माइंड को कैसे स्टेबल करना चाहिए और क्या करना चाहिए उस वक्त? %39 स्टूडेंट्स अपनी टीन एज में कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरफ मुड़े। क्या हम मैथमेटिक्स की तरफ जाएं, बायोलॉजी की तरफ जाएं, किस तरफ जाएं, क्या करियर को चुनें। मैं एक जगह पिक्चर में देखा था कि, और एक जगह नहीं, जो आज मेरे साथ गेस्ट बैठी अभी मैं इंट्रोड्यूस करता हूं उन्हीं के बल्कि प्रोफाइल पे देखा था कि किंडरगार्टन से लेके हमारी जो है 10 तक रेलवे ट्रैक जो होता है वो सिंगल होता है। आफ्टर क्लास 10th हमारे रेलवे ट्रैक 2, 3, 4 हो जाते हैं, और 12th के बाद जब हम ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं, उसके बाद की जो लाइफ हमारा जीवन जिंदगी होती है, इतने सारे ट्रैक्स हो जाते हैं कि रेलवे को या ट्रेन को कहाँ लेके जाया जाए, किस दिशा में लेके जाया जाए, ये हमें पता नहीं चलता। तो आज इसका एक्सपर्ट मैं अपने आप को नहीं मानता हूं, और इसलिए आज एक एक्सपर्ट बैठी हुई है जिनके शब्दों से आपको हो जाएगा प्यार, वो है रोमा कुमार। और मैं जानता हूं कि, और मैं समझता हूं, महसूस करता हूं कि आज मैम जिस दिशा में आपको गाइड करेंगे वो आपके लिए बहुत ही प्रभावपूर्वक होगा, प्रभावशाली होगा, और आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू मैम। मैम सबसे पहले आपने, जैसे कि आप ये एक साइकोलॉजिस्ट मैं कह सकता हूँ, काउंसलर कह सकता हूँ, और एक तरीके से आप असेसमेंट करते हैं स्टूडेंट्स का। सबसे पहले ये जो जर्नी रही है, कैसे शुरुआत हुई आपकी कि क्यों काउंसिल किया जाए लोगों को? एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट थी उस जमाने में काउंसलिंग वर्ड था ही नहीं। अच्छा। पेरेंट्स या पड़ोसी काउंसिल कर देते थे, तो हम लोगों के टाइम में जो उनको समझ आता है वो अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, पर उनको भी जितना पता है वो उतना ही मदद करते हैं। बिल्कुल। तो पेरेंट्स भी वेल विशर होते हैं, पर उस शायद वो थोड़ा ज्यादा सिंपल जमाना था, लिमिटेड ऑप्शंस थे। पर एज आई ग्रो तो मैं बहुत जल्दी, बहुत ही यंग एज में मैं टीचर बन गई थी, और बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन रही। बच्चों से बहुत प्यार था। अच्छा। और बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था, बच्चों से बातें करने का, उनको गाइड करने का मुझे बहुत शौक था। मैं अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाती थी, मैं जब पढ़ती थी तो अपने फ्रेंड्स को भी, तो मैं टीचर बन गई, और टीचर की जर्नी बहुत अच्छी रही। मैं अपनी टाइम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करती थी, क्लासरूम में या अदरवाइज। और बट एज आई ग्रू इनटू दैट, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि बच्चों को इंग्लिश, हिंदी, मैथ से ज़्यादा ज़िंदगी की और बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो कंफ्यूज रहते हैं, घर से किस हालात में आए हैं और क्या उनके साथ हो रहा है, वो क्लास में आके कंसंट्रेट कैसे करेंगे, फोकस कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें, और उसके आगे करियर, मैंने अपना करियर भी देखा।
एक स्टेज के बाद पहले मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, बट जब तक आई वाज डूइंग फिजिक्स ऑनर्स, मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रही थी मिरांडा हाउस से, बाय थर्ड ईयर मेरा किताब को देखने का दिल नहीं करता था, जबकि मैं, क्योंकि मेरा बेसिकली इंटरेस्ट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था, मेरा इंसानियत में ज्यादा इंटरेस्ट था एज कंपेयर टू वो माइक्रो लेवल, यू नो। हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट एक गांव के इलाके से शुरू हुआ और आज ये इंटरनेशनली जाना जाता है। इसने अपने ऑनलाइन ऑफलाइन की ट्रेनिंग से 50,000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन कर लिया है। चाहे वो यूपीएससी इंटरव्यू के सिलेक्शन की बात करें, जुडिशरी के सिलेक्शन की बात करें, एमएनसी बैंकिंग, एटीसी केबिन क्रू की बात करें, एसएसपी की बात करें, हमने हर इंटरव्यू को क्रैक कराया है। साथ साथ में हम इंग्लिश कम्युनिकेशन पर, पब्लिक स्पीकिंग पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, इंटरव्यू को लेकर, इन सारी एस्पेक्ट्स पे, स्टडी अब्रॉड को लेकर, लैंग्वेज स्टडीज को लेकर, इन सारे एस्पेक्ट्स में, इन सारे पहलुओं पे हम काम करते हैं। हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ पॉडकास्ट भी करते हैं और ये सारा प्लेटफॉर्म समाज की जागरूकता के लिए, समाज की भलाई के लिए, ग्रोथ के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हम पूरी तरीके से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी इंग्लिश नहीं सही हो पा रही है, आपको लगता है कि आज भी आप स्टेज पर चढ़ते हैं और आपकी बॉडी कांप जा रही है, आपको लगता है बार बार आप इंटरव्यू देके फिर भी रिजेक्ट होकर आते हैं चेहरा लटकाकर, आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ डिसऑर्डर या डलनेस है और आज भी आप स्टेज पर बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी से आप कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, सोशलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, यहाँ से जुड़िए और अपने सपनों और ख्वाबों को साकार बनाइए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई और उन्नति पर ले जाइए। आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, करंट दौड़ रहे हो, उस सब में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं। आई वाज मोर इंटरेस्टेड, मेरे आसपास के लोगों में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था, उनकी हेल्प करने में, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको कैसे, उनको पॉजिटिव करने में, उनको इमोशनल सपोर्ट, उन चीजों में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने जैसे तैसे फिजिक्स ऑनर्स पूरा किया, थर्ड ईयर तक मुझे समझ आ गया था कि बस मुझे एमएससी नहीं करना है। अच्छा, फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला बीएड कर लिए, मैंने बीएड किया, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था। वहां मुझे पहली बार लगा कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब मुझे बीएड इंस्टीट्यूट में शाम के 5 बजे तक भी निकलने का दिल नहीं करता था। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से थे, वहाँ मैंने स्कॉलरशिप पे किया, पर बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने टीचिंग बहुत एंजॉय किया। टीचिंग में सब कुछ होता है, ड्राइंग, आर्ट, बच्चों से डील करना, म्यूजिक, कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, क्लास मैनेजमेंट, इतना कुछ होता है, बहुत वैरायटी होती है एक स्कूल में, क्योंकि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, तो मुझे बहुत मजा आता था। सो इस एज में अपने आप को इतना खुशहाल, इतना कैप्टिवेटिंग और पूरी तरीके से डायनामिक कैसे रख रहे हैं आप? क्योंकि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे पसंद है। अच्छा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड गवर्नमेंट जॉब लगी थी, तो सैलरी थी, बट मैंने कुछ साल बाद जब मेरी पेंशन हो गई या मुझे थोड़ा स्टेबल लगा करियर, मेरे हस्बैंड से बात करके, तो हमको लगा कि मैं अब इसको और नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ गया था कि ये इंग्लिश पढ़ाने का, मैथ्स पढ़ाने से ज्यादा कुछ करना है मुझे, स्कूल से ज्यादा कुछ करना है। तो मैं उनसे 1-to-1 टॉक करना चाहती थी। तो मैंने ड्रॉप किया, एनसीईआरटी में डिप्लोमा कोर्स है, बहुत अच्छा डिप्लोमा कोर्स है, बहुत वैल्यूएबल है। तो वहाँ मैंने फिर हालांकि जॉब के साथ भी कर सकते हैं, पर वो टाइम नहीं दे पाते, तो मैंने जॉब छोड़ दी। ऑल्दो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि सैलरी बहुत अच्छी हो रही है, अब तो 50 की थी मैं, कि आपकी सैलरी अब बहुत अच्छी हो रही है, अब आप वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं एंड ऑल। पर मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, मुझे लगता था नहीं, मुझे कुछ और करना है। तो मैंने फिर काउंसलिंग की तरफ लिया। फिर जब काउंसलिंग की ट्रेनिंग ली, पूरा इंटर्नशिप किया, एक स्कूल में 3-4 महीने जाके बच्चों से 1-to-1 डील किया, बहुत सारे केस स्टडीज थे, दिन कहाँ जाता था पता ही नहीं लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और बच्चे भी इतने खुश होते थे, बहुत अच्छा। उनके पेरेंट्स कई बार आके कहते थे, पेरेंटिंग के भी हम सेशंस लेते थे, तो पेरेंट्स भी आके बहुत अप्रिशिएट करते थे, मैडम ये बातें तो हमें कभी किसी ने बताई ही नहीं, मैडम ये तो बहुत जरूरी है, हम तो बहुत परेशान रहते हैं। पेरेंट्स पैसे लेके बैठे होते हैं कि भाई किसमें बच्चे का भला है, मैं उसमें पैसे डालूं। तो वो इतना सेटिस्फाइंग था, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेकुना है, बहुत बड़ा गैप है ये इस एरिया में। तो बहुत ही वो जो खुशी उनको देके मिलती थी ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है, वही शायद मेरी खुशी का राज है। बहुत अच्छी बात हो। अच्छा, ये होता है कि जिंदगी में जैसे कभी-कभी दिशा को निर्धारित करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे ही भारत देश के अंदर बच्चे क्लास 10th में अगर फेल होते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है।
कभी कभी जो है एग्जाम में फेल होने की वजह से या कोई करियर सही से ना मिलने की वजह से कहाँ गैप आ रहा है, वो रास्ता भटक क्यों जा रहा है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम कैसे आ रही है, उनको काउंसिल नहीं किया जा रहा है या गलत दिशा में काउंसिल किया जा रहा है? नहीं, उनको काउंसिल नहीं किया जा रहा है। अच्छा। मतलब स्कूल्स में भी काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस जो है ना, अक्सर क्या होता है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है ना, शायद ये हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं या हम देखिए अभी हम सर्वाइवल मोड में हैं, तो अब हम वो लग्जरी हमारे मतलब जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। Yes. पॉलिसी या माइंडसेट्स जो समाज के नजरिया है वो उतनी जल्दी से नहीं बदल रहा है। तो क्या हो रहा है कि बच्चे अब, पहले एक टाइम होता था कि आपने बीए कर लिया तो आपके बहुत पढ़े लिखे हो गए, आपकी नौकरी पक्की है। अब ऐसा नहीं है। लेकिन जो टियर 3 टियर 2 सिटी के लोग हैं, उनके पेरेंट्स अभी भी सोचते हैं कि बस हमारा बच्चा बीए कर ले, बस हमारा बच्चा ये कर ले, कहीं ना कहीं वो माइंडसेट में। लेकिन बाहर नौकरी नहीं है। एक आप देखिए एमबीए चाय वाला है, मतलब वो एमबीए करके भी चाय बेच के ज्यादा कमा रहा है राइट है ना। राइट। अगर वो एक साधारण चाय वाला होगा तो पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। एमबीए करके बेशक चाय बेच लो, कोई बात। सो वी हैव एक हमारे दिमाग में डिग्रीज को लेकर एक ना क्रेज, एक ग्लैमर था, है ना। जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट आज 50 साल का है, तो जब वो बच्चा था तो उसको बहुत था कि भाई एक बीए हो गया। वो अपना सपना अपने बच्चे पे लादता है या कैरी करता है अपनी तरफ से, वो अच्छा ही करता है, लेकिन वो आज के कंटेक्स्ट में नहीं करता। असली आप कुछ भी करियर बना रहे हैं, बेसिकली बात क्या है कि आपको उसमें पैसा मिलना चाहिए। करियर का पर्पस क्या है? कमाना। सही बात। ठीक है ना। अपना दिन अच्छी तरह से बीते, किसी प्रोडक्टिव काम में बीते और मेरे पास पैसा है, यही पर्पस है करियर का। तो जो बहुत अमीर है वो भी काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपना दिन अच्छा बिताने के लिए कोई एक प्रोडक्टिव काम चाहिए, है ना। तरक्की, खुशी मिलती है, मैंने आज ये अच्छा किया, मुझे आज ये कमाई हुई, तो उसके लिए आपको करियर चाहिए। तो लेकिन लोगों ने उसको नंबरों से जोड़ दिया। अब जैसे आप 10th के बच्चों को कह रहे हैं, मतलब आई वॉज स्टडिंग, एक केस पढ़ रही थी मैं कि एक बच्चा था, वो दो ड्रॉप करके 10th के बाद ही माँ बाप कहीं कोटा में या डमी स्कूल्स में डाल देते हैं कि हमारा बच्चा अब 2 साल नीट की, जेई की या इसकी तैयारी करेगा। लेकिन वो बच्चा शायद उस लाइन के लिए नहीं था, शायद वो ह्यूमैनिटीज के लिए था। तो 3 इडियट्स बड़ी अच्छी पिक्चर है जिसने इस चीज को हाईलाइट किया। और उसको हर समय यही सुनने को मिलता था कि अरे तुम पे इतना पैसा लगाया है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में। ध्यान तो जब आपकी मर्जी की चीज होती है तो आप आधी रात को भी उठ के चले जाते हैं, ध्यान ऐसा होता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। हमारे स्कूल्स में सिर्फ फंडामेंटल्स पे काम होता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इसकी आगे से स्ट्रीम निकलेगी। उसके आगे जब आप, जैसे लॉ है, आपको कुछ नहीं पता लॉ के बारे में स्कूल टाइम में, आपको डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस का नाम सुना है या सीए का सुन लिया है। लेकिन आज आप अपनी वर्कफोर्स देखिए, अगर 100 लोग हैं वर्कफोर्स में, तो उसमें से 5 या 10 जो इंजीनियर होंगे, 5-10 डॉक्टर होंगे, और बाकी वर्कफोर्स क्या कर रही है? इतने सारे काम है, लेकिन स्कूल लेवल पे उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, उसके बारे में बताया नहीं जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें स्किल्स चाहिए। अब जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन आप टीचर को पता है कि ये बच्चे को मैं काम दूंगी, ये करके आएगा। एक बच्चा है, वो अच्छा है, गुड स्टूडेंट है ना, क्लास का, उसको क्योंकि वो इंटेलिजेंट है इसलिए उसको मॉनिटर बना देते हैं। भाई क्लास मैनेजमेंट एक स्किल है। जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा, जरूरी नहीं है उसमें वो स्किल हो, है ना। बट सम पीपल, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 60% या 40-50% भी हो, लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। वो क्लास का कोई काम दो, आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है, आप कहते हो इसको दे दो, ये कर लेगा। आई हैड स्टूडेंट्स जो मेरी एक कलीग से ज्यादा अच्छा काम करते थे मेरे लिए। सही बात। और वो बच्चे बहुत स्मार्ट, उनकी स्किल्स ऐसी होती हैं। अब आप होटल मैनेजमेंट में चले जाइए, कौन आपके पैसे पूछता है? कौन पूछता है आपके कितने नंबर आए? सॉरी, कौन आपके मार्क्स पूछता है? सो क्योंकि वो पूरा पर्सनालिटी। और आप देखिए प्राइवेट होटल्स में कितनी अच्छी सैलरी है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत आप इवेंट मैनेजमेंट देख लीजिए, ट्रैवल टूरिज्म देख लीजिए। ये आई हैड अ स्टूडेंट, एक केस था मेरे पास, बहुत ही, मतलब वो बच्चा, शायद मैंने जो भी उसका असेसमेंट किया, टेस्ट बच्चों को हम एक मास लेवल पे देते हैं, उनके क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर वो हम उसमें से एनालाइज करते हैं किस बच्चे को जरूरत है। तो उस बच्चे का मैंने देखा कि वो हमेशा रोता रहता था। एंड ही वाज अ वेरी गुड, बिग ह्यूज बॉय, बहुत स्मार्ट, अच्छा लड़का है।
तो मैंने उसको बोला, जब तक मैं बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाती थी, एक दिन वो खुद ही आ गया कि मैडम मेरा नहीं हो आप तक, मुझे जरूरत है। मतलब उसको ऐसे लगा कि काउंसलिंग में क्या बातें होती हैं, ही फेल्ट सो अट्रैक्टेड कि उसको पता लग गया अंदर से कि मुझे इस चीज की जरूरत है। और उसकी ये हालत थी कि उसके पेरेंट्स सोच रहे थे कि शायद ये 9th के बाद पढ़ेगा ही नहीं, इसको मुझे घर ही बिठाना पड़ेगा। और आज वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर रहा है। अरे वाह, क्योंकि उसके अंदर एक लर्निंग डिसेबिलिटी थी। अच्छा, पेरेंट्स इतने थे कि लर्निंग डिसेबिलिटी का उन्होंने असेसमेंट भी कराया हुआ। लेकिन आप गैप देखिए कि सीबीएसई वाले जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को एक फैसिलिटी देते हैं कि आप मैथ साइंस छोड़कर आप कंप्यूटर ले लीजिए, आप ड्राइंग ले लीजिए, क्योंकि उनको पता है कि ये डिसेबल, ये थोड़े चेंजेस आए हैं। लेकिन वो टियर 1 में एक अच्छा स्कूल था, लेकिन वो कम्युनिकेशन गैप था, उनको ये बात नहीं पता थी। जबकि पेरेंट्स बहुत अवेयर थे, स्कूल अच्छा था। और सिर्फ और उसके बस मैंने उसके पेरेंट्स को बोला कि आप फटाफट ये सीबीएसई में खुद जाके कराइए, क्योंकि स्कूल वालों ने नहीं भेजा, आपने कम्युनिकेट नहीं किया। राइट, है ना, पेरेंट्स कई बार शर्म में कम्युनिकेट नहीं करते कि हम स्कूल वालों को बताएंगे तो वो हमारे बच्चे को निकाल ही ना दे। तो ये मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इमीडिएटली कम्युनिकेट कीजिए। और उसके बाद उस बच्चे को स्कूल जब वहां से किया तो स्कूल वालों ने भी पूरा प्रोसेस किया, पेरेंट्स ने खुद भागा दौड़ी करके, क्योंकि वो डेट निकल चुकी थी, स्कूल से बाहर, फिर भी वो खुद भागा दौड़ी करके, मैंने बोला आप सीबीएसई जाएंगे, वो जरूर सुनेंगे। सही बात। और सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, आप जाइए, ऑफिसर्स आर देयर, गैप्स से बीच में। तो वो अब वो बच्चा उसके बाद उसको ये ऐसे सब्जेक्ट्स मिल गए, कंप्यूटर्स, और बहुत एंजॉय करने लगा। वो रोज स्कूल जाने लगा और धीरे धीरे वो 12th पास होके फिर वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बहुत अच्छा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो उसके अंदर उसको 4 ईयर कोर्स, उसको ड्राइंग बहुत अच्छी करता था। वो वैसे टिकता नहीं था, बट ड्राइंग करने अगर बैठता था तो घंटों बैठा रहता था। तो एक छोटी सी बात आपने नोटिस करी और आपने उसको एक अच्छी लाइन में भेज दिया। एक बहुत जनरल प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, जो करते हैं उससे मोहब्बत नहीं है, जिससे मोहब्बत है वो करते नहीं है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आपने तो चलिए आपने एक डिसीजन लिया या एक रिस्क लिया, आपने टीचिंग छोड़कर आपने काउंसलिंग का करियर शुरू कर दिया। आज भी कितने लोग हैं सोचते हैं करना कुछ और है, लेकिन मैं ये नौकरी इसलिए नहीं छोड़ पा रहा हूँ कि मेरा रोजगार का क्या होगा या मेरे दिनचर्या का क्या होगा। उस सिचुएशन में, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? जॉब छोड़ना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, या ठीक है पैशन दूर रहे, जॉब ठीक है, पैसा कमा रहे हैं? देखिए, एक तो होता है कि बेस्ट सिचुएशन क्या है ना, बेस्ट सोल्यूशन क्या है, रोकथाम। इस स्थिति में आने से पहले ही उसकी रोकथाम की जाए। उसका तरीका तो ये है कि स्कूल लेवल में आपको साइकोमेट्रिक असेसमेंट लेना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पता करनी चाहिए कि मेरी पर्सनालिटी में क्या ऐसी चीज है, मेरी नेचर में ऐसी क्या चीज है, और पढ़ाई में मैं किस चीज में अच्छा हूँ। ठीक है, वो एक पहला साइकोमेट्रिक। अगर आप, ये डिपेंड करता है आप किस उम्र में हैं। इस समय जब आप सुन रहे हैं, अगर आप 10वीं 12वीं में हैं, अगर ग्रेजुएशन में भी हैं, तब तक भी आपके पास एक स्कोप है। मतलब मोस्टली अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करने के बाद भी बहुत से करियर्स निकल आते हैं। राइट, कभी कभी कुछ रह जाते हैं, बट निकल सकते हैं। राइट। लेकिन अगर आप मिड करियर में हैं और आप इस दुविधा में हैं, क्योंकि और एक जेंडर का भी फर्क पड़ता है। अगर लाइक मैं एक महिला हूँ, तो मैं अपनी फैमिली में सेकंड अर्नर हूँ। मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मेरे को एक सिक्योरिटी थी, एक लग्जरी थी कि जब हमने दोनों ने देखा कि भाई हाँ इतना पेंशन इसका हो गया है कि अब हमको अपनी, हम लोग मिडिल क्लास है, हैंड टू माउथ सिंपल मिडिल क्लास, तो जब हम इसमें से हमारा काम चल जाएगा, तब उन्होंने कहा ठीक है, बिकॉज वो उनको दिख रहा था कि ये सही कह रही है, इससे नहीं कर पा रही है। तो अगर एक आदमी है और उसके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है, यू नो, एक सोशल सेटअप है कि मेन आर द फर्स्ट अर्नर्स, उसके लिए अगर तो वो अभी 25 से नीचे है तो भी वो कुछ लेवल तक रिस्क ले सकता है। ऐसे बच्चे आते हैं जो कि 12th के बॉर्डर पर है, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज ले चुके हैं। अब 1 साल से एक बच्चा फोन करता है, मैडम मुझे तो इंजीनियर बनना है, मैं अब कैसे बनूं? तो भाई अब आप या तो आप 10वीं का दोबारा देंगे, या कम से कम आपको 1-2 साल लगाने पड़ेंगे। तो आप जैसे आपको अब कितना यू टर्न लेना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। आप सीधे जा रहे थे, अब आपको लगा मैं गलत जा रहा हूँ, तो आप कितना लंबा यू टर्न लेंगे उस पर डिपेंड करता है। और ये आपके पीछे बैकअप कितना है, और आपका इमोशनल स्ट्रेंथ कितना है, आपका ह्यूमन सपोर्ट सिस्टम कितना है, आपका परिवार आपको कितना सपोर्ट करता है। तो
अगर आपकी वाइफ बहुत अच्छी अर्निंग है, जैसे चेतन भगत का एग्जांपल लीजिए, है ना, उनकी वाइफ अर्निंग थी तो उनको था, मियाँ बीवी ने डिस्कस करके किया कि ठीक है मैं ये रिस्क लेता हूँ और तब तक आप फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। हम पंकज त्रिपाठी का भी एग्जांपल देखते हैं कि उन्होंने एक्टिंग में गए लेकिन उनको ऐसे फाके नहीं करने पड़े कि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने पूरा सपोर्ट लिया। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस है, लेकिन बेस्ट तो ये क्या होता है, इसके लिए एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। हमारे साइकोमेट्रिक असेसमेंट में इसको एंटरप्राइजिंग कहते हैं। हर आदमी बिजनेसमैन नहीं बन सकता, क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ये भी एक स्किल है, ये भी एक ऐसी क्वालिटी है जो आपका करियर डिसाइड करती है। सही बात। अगर आप में एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा है तो आप गवर्नमेंट जॉब में फड़फड़ाएंगे, आप वहाँ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सिस्टम इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। आप नहीं बैठे, दूसरा आके बैठ गया। सही बात है। सो एक छोटी सी चीज है, शायद मैं ज्यादा एंटरप्रेन्योर हूँ इसलिए शायद मैं वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, जो भी है। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत अच्छी हैं और बहुत बड़ा सिस्टम है और मैं बहुत अच्छी तरह उसको समझती हूँ। आई हैव वर्कड ऑलमोस्ट 28 ईयर्स मैंने गवर्नमेंट जॉब में काम किया है, लेकिन मुझे बस मेरा स्ट्रेंथ था, मुझे बच्चों से प्यार था। मैं जब गवर्नमेंट जॉब में, मैं पहले पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी और मेरे को जब गवर्नमेंट जॉब मिली तो मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि मुझे लगता था गवर्नमेंट जॉब में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता, इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती जो गवर्नमेंट स्कूल में होती हैं। मुझे तो होलिस्टिक डांस, म्यूज़िक और ये ड्राइंग, आर्ट, इन सब में इंटरेस्ट था। बच्चों से एग्जीबिशंस कराना, इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। और गवर्नमेंट स्कूल का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, बट सोशल प्रेशर इतना था कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई, मतलब कोई सोचने वाला भी नहीं था। मैं कहीं भी जाती थी बस में, अपने साथ वाले से पूछती थी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, ले लूं कि नहीं ले लूं। मतलब ऐसे लोग कहते थे ये पागल है इसको मतलब मुझे लगता था कोई एक आदमी बोल दे कि ना ले, पर फिर भी मुझे लेना था। मतलब तो कोई नहीं बोला, कोई बेवकूफ़ी थी उस जमाने में, हम लोग कोई रईस तो थे नहीं। तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर मुझे बस एक दिन ऐसे ही ध्यान आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो क्या, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को तो प्यार की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी अभाव से गुजर रहे होते हैं और टीचर्स के ऊपर भी अलग तरह के प्रेशर्स होते हैं, तो शायद उनको प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाई से ज़्यादा। तो बस वही एक चीज़ थी। उसके बाद तो मैंने सीधा जंप मारा कि हाँ मेरे देश के बच्चे हैं और मुझे उनको प्यार करना, उनसे भला करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे एक टीचर ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में बोला था कि मैम आप जैसे बच्चों को गले लगाते हो तो ऐसे लगता है कि जैसे आप ना किसी पब्लिक स्कूल के टीचर हो कि वो बहुत अच्छी तरह बच्चों, ऐसे माना जाता है, यू नो, ऐसा नहीं है। टीचर्स मैंने बहुत देखे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे, स्पेशली मेरा इंटरेक्शन तो लेडीज से ज़्यादा रहा है, बच्चों को बहुत प्यार करती हैं गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स, ऐसा नहीं है। बट ऐसे किसी ने कमेंट किया तो मुझे लगा हाँ आई एम इन्वेस्टेड इन द चिल्ड्रन ओनली, मैं बच्चों में इन्वेस्टेड। एक सिचुएशन और आती है जब हम किसी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश से। अब वो वीडियो मेरी देख रहा था तो अचानक एक दिन जो है सुबह आ गया ऑफिस में। मैंने कहा जी, तो कहा सर बस आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत वीडियो देखा, ऐसा है वैसा है, तो मैं आ गया। मैंने कहा ठीक है, आप कोई बात नहीं। तो फिर वो ही वॉज हैविंग 250 रुपीज़ ओनली, सिर्फ 250 रुपये था टोटल, नो बैंक बैलेंस, नथिंग। ही वॉज हैविंग जस्ट 250 कैश। तो मैंने कहा आप क्या करें इसका। अब वो इन्फ्लुएंस हो गया, लेकिन उसको मैंने पीजी वगैरह दे के 10-15 दिन अपनी तरफ से स्पॉन्सर करके उसको रखा, लेकिन फिर वो संभल नहीं पाया और चला गया। ऐसी सिचुएशन हम सबके लाइफ में होती है, जो हम यंग है, यूथ्स हैं। धोनी को देखा छक्का मारते हुए कि बस क्रिकेटर बन जाए, रोनाल्डो को देखा फुटबॉल खेलते हुए बस फुटबॉलर बन जाए, और इंस्टाग्रामर्स को देखा तो रील बनाना चालू कर दिया। इस सिचुएशन में हमें अपने माइंड को कैसे स्टेबल करना चाहिए और क्या करना चाहिए उस वक्त? एक्चुअली जो आप बात कर रहे थे ना कि आजकल का यूथ इतना भटका हुआ या इतना लॉस्ट, इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, या वो ये है कि ना बच्चों को जब आप सही गाइड नहीं करते तो वो ख्वाब देखेंगे, वो ख्वाब देखने से तो कोई रोक नहीं सकता ना। और फोन तो सबके हाथ में आ गया। तो अब आप देखिए, स्कूल तो अभी बैलगाड़ी की स्पीड से चल रहा है और बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया। अब वो स्मार्टफोन में हर कोई अपना चेहरा ही मुस्कुराता हुआ ही दिखाता है। और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि वेलफेयर में काम नहीं कर रहे हैं, उनका काम है ज़्यादा लाइक्स लेना, तो उनका काम है इन बच्चों के दिमाग को ग्रिप करना।
और स्कूल को मैं क्यों इतना इम्पोर्टेंट मानती हूँ, क्योंकि उस समय बच्चे बहुत इम्प्रेशनेबल एज में होते हैं। बिल्कुल सही बात। मैं एडोलेसेंस पे बहुत मतलब मैं एम वेरी मच इन्वेस्टेड इन एडोलेसेंस। मुझे एडोलेसेंस का पीरियड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, मेरा फील्ड वही है। अच्छा। तो इसीलिए क्योंकि उस समय वो इतने ज़्यादा बिखरे होते, इवॉल्व हो रहे होते हैं, और जैसे घड़े बना रहे हैं ना, तो उस समय उनकी शेप दी जा रही होती है, लेकिन वो कच्चे होते हैं। तो उस समय आपका अगर अंगूठा भी जो इम्प्रेशन पड़ गया वो उसको कैरी करेंगे जिंदगी भर। तो उस समय उन पे राइट इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा है। माँ बाप कहते थे ना दोस्त सही रखो, दोस्त क्यों? उस उम्र में आपके जो दोस्त होते हैं वो आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं। और अब दोस्त रह गए, अब आपके सामने पूरा मीडिया आ गया, सोशल मीडिया, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आप क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। मतलब शायद कहना भी मुश्किल है, और आप और मैं बिना कहे समझ सकते हैं कि बच्चे उस पर क्या क्या देख सकते हैं, और कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो किसी कंट्री के लॉ के अंडर नहीं आता। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और दुनिया के लिए वो मार्केट है। जो हमारी एनिमी कंट्रीज है उनके लिए यूथ को बिगाड़ने का तरीका है। सही बात है ना? हमारा यूथ हमारा एसेट है। सही बात है। एसेट तब है जब वो सही काम करे, है ना? और जैसे मैंने एक डिग्री ली, वो मेरी एसेट तब है जब मैं उसके थ्रू कुछ कमा पाऊं या उससे मैंने कुछ सीखा। ऐसे ही हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन है यूथ का, अगर इसी को आप बिगाड़ देंगे तो वो हमारा लायबिलिटी बन जाएगा, वही यूथ सड़क पे आ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा, उसको आप भ्रम में आराम से डाल सकते हैं। एनर्जी बहुत होती है उनके अंदर, और उनको बहकाना भी आसान होता है, क्योंकि मैच्योरिटी थोड़ी सी नहीं आती। सही बात। मतलब अगर आप आजकल तो हम 18 में वोट दिला देते हैं, 21 में ड्रिंकिंग का भी रहता है, 18-21 के बीच में, लेकिन एक्चुअली डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो आपकी फिजिकली बनती है, जो एक आप समझ लीजिए बायोलॉजिकली जो आपकी जो नर्व सिस्टम जो है वो आपका 25 ईयर्स की एज तक, तो आपकी एक्चुअल जो है ना, तब तक आपको किसी डिसीजन मेकिंग में नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा। और बच्चों को हम 15 साल में बोल देते हैं कि भाई अभी तुम अकेले डिसीजन लो, फिर सब उसको समझा रहे हैं, वो इतना कंफ्यूज, उसको जैसे सोशल मीडिया में कुछ और दिख रहा है, वहाँ पे बेस्ट 10 करियर्स, बेस्ट, हर कोई चाहता है मेरी रील को ज़्यादा लाइक मिले, मुझे ज़्यादा लोग मिले, तो वो उनको बहका रहे हैं अपने लाइक्स के लिए। डॉल मैं एक बार हमारा एक कैंपेन था, उसमें ऊबर कंपनी जो है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए एक कंपनी थी, उनके थ्रू हम गए थे। उनके जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए उन्होंने किया था कि उनके बच्चों को हम मतलब करियर काउंसलिंग के लिए गए। तो 1-2 पेरेंट्स आए, बहुत कम आए क्योंकि उसमें पेमेंट था, थोड़ा सा सब्सिडाइज था लेकिन पेमेंट था। तो वो बच्चा आया, मैं उसको समझा रही हूँ उसका असेसमेंट करके, और ही वॉज इन 9th क्लास। तो मैं देख रही थी कि सब जगह वो काफ़ी एवरेज था। हम बहुत से बच्चे ऐसे देखते हैं जो एप्टीट्यूड्स में एवरेज हैं, जो हमारे पर्सनालिटी वगैरह, एप्टीट्यूड 3 चीज़ें होती है, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट, तीनों में वो कुछ ऐसा अलग से निकल के नहीं आ रहा जिसके ऊपर मैं एकदम से कह पाऊँ। तो बात कर रहे थे, वो बोला मैडम मैं तो अभी भी कमाता हूँ। कैसे मैडम? वो लाइक्स कर करके, जो ऐसा आता है ना कि आप ऐसे लाइक करेंगे तो आपको इतना पेमेंट मिलेगा एंड ऑल। तो मुझे लगा कि हम फिर क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं भाई? तो ऐसा है कि बच्चे तो अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, अगर हमने उनको यंग एज में नहीं पकड़ा, गाइडेंस नहीं दी। बच्चे भी अपना भला चाहते हैं, माँ बाप भी उनका भला चाहते हैं, लेकिन सिस्टम को जब तक कि ये एपिडेमिक बन जाए, एक इतनी बड़ी बीमारी ना बन जाए, उससे पहले इसको सर्जरी की स्टेज आ गई है आपकी अब, कि करियर काउंसलिंग शुड बी डन एट सच अ लेवल एंड विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस, कि बच्चों को उनका जो उनकी स्ट्रेंथ है, जहाँ उसका मन लगे, सिर्फ पैसा नहीं मिले, जहाँ उसका मन लगे वहाँ पर उसको भेजिए। तो अब जैसे धोनी है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल क्योंकि वो पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं, उनको एक सिक्योर जॉब मिली हुई थी, लेकिन मन ही नहीं लगता था वहाँ। अब मैं थी, मेरे को एक सिक्योर जॉब मिली हुई थी, मैं चाहती तो शायद वहाँ पर भी ऐसे प्रमोशंस होते हैं, इंटरव्यूज वगैरह देके जा सकती थी। कुछ लोग सजेस्ट भी करते थे कि तुम्हारे की पर्सनालिटी ऐसी है, तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इंटरेस्ट ही नहीं था। अब मैं एक ही स्कूल में हूँ, लेकिन मेरा बच्चों में इंटरेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव में इंटरेस्ट नहीं है। तो कितना अंदर भी जाके आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। इंटरेस्ट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। आपका जहाँ इंटरेस्ट होगा वहाँ पे आप नंगे पैर भी जाएंगे, और उसके लिए आप रात को 2 बजे भी जाएंगे, आप रोते हुए भी अपने आंसू पोंछ के फटाफट तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। इतना बड़ा हुक है इंटरेस्ट।
तो इसीलिए थोड़ा सा जो हमारा यूथ है, ये जो आप कह रहे हैं ना, बच्चे इस उम्र में बहुत जल्दी भटक जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। क्योंकि उनके दिमाग में सही चीज़ नहीं डाली जा रही, तो जब जगह खाली है तो घास फूस तो उगेगा ही उगेगा, और ख़ास तौर पे जब घास फूस को खरपतवार डालने वाले बैठे हैं तो सही बात है। एक सिचुएशन और आती है, जैसे यूथ तो एक तो यूथ इन्फ्लुएंस हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, एक होता है यूथ बहुत स्टेबल या फ्रीज हो जाता है, जैसे कि कोई काम पकड़ा और वो कर रहा है और उसके अलावा कुछ सोच नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए रिक्शा चला रहा है, अब वो रिक्शा चला रहा है और आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि वो लाइक कर करके उसको पैसा मिल रहा है, या मान लीजिए पेटीएम को सेंड करके उसको 200 रुपये का जो है कैशबैक मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, तो उसके अलावा वो कुछ सोच नहीं रहा है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ या आप अपनी खुद बात करें, आप इतनी सीनियर हैं, मेरी माँ के समान है आप, तो आपने खुद जो है सोचा और आपने चीज़ें क्विट कर दी। मैं खुद अभी तक सोचता हूँ कि यार ये नहीं ये किया जाए, ये नहीं ये किया जाए, लेकिन वो एकदम स्टेबल है, यही काम कर रहे, यही करेंगे। तो उस सिचुएशन में उनके माइंड को कैसे डेवलप करना चाहिए कि कुछ और नया सोचे, वो नया सोचे कुछ? देखिए, स्टेबिलिटी का अपना एक बेनिफिट है, लेकिन आप अंडर अचीव कर रहे हैं। दो अलग अलग बातें हैं जो आप कह रहे हैं इसमें अहमद, कि एक तो है अंडर अचीव, आपकी एबिलिटी है कि आप ड्राइवरी सीख के यू कैन लर्न ड्राइविंग और आप एक ऊबर के या उसके ड्राइवर बन सकते हैं और आप रिक्शा चला रहे हैं, दैट इज अंडर अचीविंग, है ना। और एक है कि स्टेबिलिटी है कि भाई मेरे घर में मुझे ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करके क्या करना है, मैं एक ही काम करता हूँ और मैं उसी में माहिर हूँ और मैं स्टेबल हूँ। जब मैं एक काम में माहिर हो गया तो मुझे हर रोज़ नया दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सकता हूँ कि भाई अपनी हेल्थ पे, अपने बच्चों की पढ़ाई पे, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पे। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर वो स्टेबिलिटी है, अगर वो अपना ऑप्टिमम अचीव कर चुका है तो इट्स गुड, ही स्टेबल, क्योंकि करियर ही सब कुछ थोड़ी ना है, सिर्फ कमाना ही सब कुछ थोड़ी ना है, और भी चीज़ें हैं ना। फैमिली को घुमाने ले जाओ, अगर आप ये सोचोगे अब मैं इसके बाद क्या करूँ, जब तक आप अनमैरिड हो तब तक आप ये चीज़ें सोच सकते हो, बट वंस यू आर मैरिड, यू हैव फैमिली, तब स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तभी बोलते हैं भाई जब कमाने लगें तभी विवाह करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन तो नहीं कहूँगी, फैमिली में और बहुत कुछ जुड़ जाता है, आप ना ज़्यादा होलिस्टिक पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अंडर अचीव कर रहे हैं तब ये गलत बात है, तब ये है कि आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, आपके अंदर कोई मनी को लेकर ऐसा बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है। बिलीफ सिस्टम्स हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो ऐसे हैं हमारे सबकॉन्शियस में एक हुक की तरह बैठे होते हैं, आप खींच रहे हैं, आगे जा ही नहीं पा रहे। टॉम एंड जेरी में एक वो देखा था कि जो एक डॉग होता है वो एक हुक से बंधा हुआ है, तो वो एक सर्कल के बाहर नहीं जा सकता, तो वो जो कैट है जेरी, वो उसको टॉम वो उसको आके चिढ़ाता है, वो जा नहीं सकता। तो दैट इज द हुक, हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। ये हम काउंसलिंग में देखते हैं, नॉर्मल काउंसलिंग जो मैं करती हूँ उसमें बच्चों के दिमाग में बचपन में कभी कोई एक बात बैठी होती है, वो अच्छी भी हो सकती है, लेकिन वो उसको वो जब उसी चीज़ को गलत जगह अप्लाई करता है, उसी बिलीफ को, तो वो उसको एक बहुत डिस्टर्ब भी कर सकती है। मतलब वो जाना उधर चाह रहा है पर वो खिंच इधर रहा है, इस तरह की चीज़ों में कर सकती है, कश्मकश में। तो आप बिफोर मैरिज या 25 तक कह सकते हैं, आप ये चीज़ें इसको एक्सप्लोरिंग में भी कहते हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं मैं कहूँगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो जो रिक्शा वाला है, पहले हम उसको एनालाइज करें कि वो क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके इंटरेस्ट कैसे हैं। ये तो हो गया साइकोमेट्रिक असेसमेंट, वो कहाँ कहाँ जाने की उसकी संभावना है, उसमें से बेस्ट उसके लिए क्या है, कहाँ वो बेस्ट कमा सकता है, कहाँ बेस्ट स्टेटस है उसका। स्टेटस भी तो होता है ना, सिर्फ कमाई तो नहीं होती, तो बेस्ट वो है। तो उसके बाद हम देखते हैं अब इसके हालात क्या है, आज ये कहाँ है, क्या ये इसके बीच जो इसके लिए बेस्ट है और जहाँ ये आज है उसमें कितना गैप है, फिर उसके हालात क्या हैं, उसके एनवायरनमेंट क्या है। उसके बाद फिर हम देखते हैं इमोशनल, उसके बाद इमोशनल सिस्टम आ जाता है, वैल्यू सिस्टम आ जाता है कि आपकी इमोशनल कैपेसिटी कितनी है इस चेंज को हैंडल करने की। एक सिचुएशन आपने शादी वाला वर्ड जो है हाईलाइट किया कि शादी के बाद आप हॉलिस्टिक हो जाते हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती है। कहते हैं कि
मैं पैसे की तरफ भागा तो तुम मुझसे छूट गई, तुम्हारी तरफ भागा तो पैसा छूट गया। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है, तो उस वक्त बैलेंस करना बहुत टफ होता है। मैंने देखा है बहुत से लोग इतने रोबोटिक हो जाते हैं, इतने मनी माइंडेड हो जाते हैं कि रात में 11 बजे पहुंच रहे हैं और फिर बीवी को डांट रहे हैं, और फिर बीवी उधर जो है जाके बेचारी लेट जा रही है और ये इधर अपना मोबाइल में बिजी है, कुछ और कर रहे हैं। या कुछ लोग इतने घर जमाई टाइप के हो जाते हैं कि घर पे ही बैठे रहते हैं, 10 बजे का ऑफिस है, 11 बजे पहुंच रहे हैं, 12 बजे पहुंच रहे हैं, लेट हो जा रहे हैं। इसको कैसे बैलेंस किया जाए कि भाई वाइफ को भी मोहब्बत कर पाएँ और पैसे को भी सही से कमा पाएँ? देखिए, ये जो है ना, इट इज़ ऑल अबाउट द स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स जिसको हम कहते हैं, है ना। जैसे मनी मैनेजमेंट होती है, ऐसे टाइम मैनेजमेंट होती है। अब आप देखिए, मैंने जो अपना मेरा जो वेंचर है फोकस एडवर्स, उसका नाम मैंने फोकस क्यों रखा? कि आपको अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस करना है, फिर अपनी अटेंशन, आपकी अटेंशन जो है ना इस समय सबसे बड़ी एसेट है आपकी। अगर आपका फोकस, आपकी अटेंशन का फोकस नहीं है तो आपकी अचीवमेंट जो है वो फिजिकली कैसे भी दिखें, डिग्री वाइज कैसे भी दिखें, उसमें अफेक्ट करता है। अब जहां आप कह रहे हैं, तभी मैंने रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने देखा कि आपके करियर, आपके बीवी के साथ, आपकी या हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपका काम में दिल नहीं लगेगा। सही बात है। अगर आपको वो काम बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो भी आपकी एफिशिएंसी में फ़र्क आएगा। और अगर आप काम में परेशान हैं तो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा। सही बात। अब क्या है कि हमें क्या किसी ने समझाया है, कभी किसी ने बैठ के बताया है कि भाई लाइफ में एक बैलेंस चलना चाहिए? हम पढ़ते हैं व्हाट्सएप में, वो एक और बात है। ऐसे तो हम, मतलब ये तो ज्ञान बांट रहे हैं ना, तो ज्ञान तो सब बांटते हैं, आप किताबें भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आप जब उसको अपनी लाइफ में एक भी आप लाते हैं ना चेंज, तो वो जिसको रियल चेंज कहते हैं वो बहुत गहराई तक हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है। सही बात। तो एक बहुत छोटी सी कहानी है कि एक फादर होता है, वो आता है जब घर, तो वो बाहर पेड़ के ऊपर ना अपना कुछ गमछा सा टांग देता है। अच्छा। जब जाता है तो वो गमछा उतार लेता है। तो गरीब परिवार होता है, तो कोई उससे पूछता है ये गमछा क्यों टांगता है? कहता है देखो मैं काम से आया हूँ, तो ये काम का सब कुछ मैं यहाँ टांग के जा रहा हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ, तो अब मैं घर में रहूँगा और अब मेरा सिर्फ परिवार है, इस समय मैं काम के बारे में नहीं सोचूंगा। तो अब जैसे आपको बहुत सारे जो कोचेज होते हैं वो बताते हैं कि कोई ऐसा एक साइन रखिए या कोई एक ऐसा एक्शन रखिए। जैसे कहीं वो बोलते हैं ना कि जैसे आपको कुछ ट्रिगर करने लगे तो आप यहाँ पे एक पकड़ लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इसको अपना कॉन्फिडेंट पॉइंट बनाइए। तो ऐसे उस व्यक्ति ने एक गमछा टांगने का बनाया कि अब मैं जब घर से बाहर निकलूंगा, मैं सारी रात शाम अपने बच्चों के साथ हूँ, बच्चों का हंसना खेलना, वाइफ से पूछना तुम्हारा दिन कैसा बीता, बच्चों का, और जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं गमछा गले में डालूंगा, फिर मैं वाइफ को भूल कर और मैं इस पर आ काम की तरफ। अब जैसे मैं एज ए टीचर एक छोटा सा आपको बताती हूँ कि जब मैं जब टीचर थी, तो हम जब घर में होते हैं, एक टीचर की लाइफ पता नहीं लोग कैसे सोचते हैं, बट इट्स नॉट इजी। सुबह सुबह सबका घर का सारा काम करना, काफ़ी काम करना, आजकल तो बहुत हेल्प लेने लग गए हैं। तो उसके बाद आप सीधा स्कूल पहुंचते हैं। अब आप स्कूल पहुंचे 8 बजे, आप तो भागते भागते पहुंचे, पर वहाँ पे सब खड़े होते हैं, हाँ जी अब यहाँ का शुरू 8:05 पे, 10 मिनट पे ये एंड ऑल। तो वहाँ पे 8 से 2 आपका पूरा काम चल रहा है, इस क्लास के बाद ये क्लास, इस क्लास के बाद ये क्लास, आपके 6 में से 8 में से 5-6 पीरियड लगे होते हैं, इन बिटवीन आपको बहुत सारा काम होता है। टीचर का वर्क शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, बिकॉज स्कूल बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं क्या करती थी, जैसे जब मैं घर से वहाँ निकलती थी तो वो मेरा स्विच ओवर टाइम होता था। आप भी गमछा टांग देती? हाँ, मतलब जैसे मैं अपने आप को स्विच ओवर करती थी कि जब से मैं घर से निकली, थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर डायरी निकाली, अच्छा स्कूल के आज क्या क्या काम। तो बिफोर आई एंटर द स्कूल मेरे पास लिस्ट होती थी कि मुझे जाते ही ये करना है, जाते ही, तो मेरा माइंड शिफ्ट हो जाता था। तो अब सारी गेम यहाँ पे है, आपके माइंड में है। यस, whosoever controls your mind, if you are able to manage your mind, mind consists of thoughts, इमोशंस, एवरीथिंग। तो अगर आप अपना माइंड मैनेज कर सकते हैं ना, मुझे लगता है माइंड मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा कोर्स है, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। नहीं तो इतने वेल सेटल्ड लोग
सुसाइड कर लेते हैं, वो प्रेशर ही नहीं ले पाते। सही बात, सही बात। क्योंकि वो अपना माइंड मैनेज नहीं कर पाते, अपनी इमोशंस, अपनी थॉट्स मैनेज नहीं कर पाते, तो उसके सारे इतने सारे स्टिग्मास, बिलीफ सिस्टम वो नहीं मैनेज कर पाते, ये प्रॉब्लम है। एक पॉइंट और है, आप टीचर हैं, टीचर की मैं पेरेंटिंग देखता हूँ बड़ी हिटलर टाइप की होती है। बच्चे अक्सर आके कहते हैं मम्मा टीचर है, बहुत पीटती है, बहुत जो है डांटती रहती है हर बात के लिए, राइट। तो मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा एंटर होना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा आपकी पेरेंटिंग कैसी रही है? वही हिटलर वाली, चल ये तो मेरे बच्चे ही बता सकते हैं। पर मैं जैसे बच्चों को प्यार करने वाली टीचर थी, लेकिन मेरा ये भी था कि जो तुम्हारे लिए सही है, मतलब मेरा जो एक काउंसलर का एटीट्यूड है वो मुझ में शुरू से था। अच्छा, ऐसा था कि जहाँ तुम हो वहाँ से मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे लेवल तक आऊंगी, हाँ। और वहाँ से तुमको साथ लेके चलूंगी, ठीक है। सही बात। लेकिन शर्त ये है कि यू हैव टू बी सिंसियर। राइट। मेरे गवर्नमेंट स्कूल में कभी कभी एक बच्चा था जो कि थोड़ा सा, उसके पास कुछ केस वेस था, तो भी वो कहता था बस मैडम आप, आंखों की शर्म करता था। अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी किसी वजह से बन जाता है, इंसान बुरा नहीं होता। कई बार आपके पास, आप देखिए दुनिया के इतने बड़े बड़े लीडर्स बने हुए हैं, वो शैतान हैं, वहां तक कोई लीगल कोई कोर्ट पहुंच नहीं सकता, वो दुनिया को नचाए हुए हैं। और कभी कभी जो जेल में लोग बैठे हैं वो इनोसेंट हैं, या वो किसी मजबूरी में उसमें चले गए हैं। तो पर्सन टू पर्सन जो वाइब होती है ना, वो मेरा कोर है। तो मुझे लगता है अगर तुम सिंसियर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम बढ़ना चाह रहे हो तो। पर अगर तुम नहीं बढ़ना चाह रहे तो मैं तुमको मोटिवेट करूंगी, लेकिन अगर मुझे बस एक बदतमीजी पसंद नहीं है, सही बात, टेम्परेरी हो सकती है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उनको एक्सप्लोर करने के बाद। सही। कुछ लोग एक अलग ही होते हैं, वो मैं नहीं चला पाती। स्टूडेंट्स में भी यही था कि सब माफ है। अच्छा। आप बहुत होशियार हो गए, लेकिन अगर आप दूसरे की इज्जत करना नहीं जानते, आप दूसरे के फीलिंग्स, मतलब आप बुली करते हैं, तंग करते हैं दूसरे को, या आप टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, या तो आप मेरे लिए कुछ नहीं हो। और ये बच्चा अगर बॉर्डर पर भी है तो ये मेरे लिए, मैं इसको सब कुछ मतलब उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, सही बात, नॉट बिकॉज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेरे बच्चे जो है शायद ऐसे ही होंगे, मेरे बच्चे बताएंगे, लेकिन मैं ये रखती थी कि मैं उनके साथ भी यही रखती थी कि मैंने एक बात जो मैं शायद उनके ज़माने में भी बच्चे बहुत से कोचिंग जाते थे, ट्यूशंस जो स्कूल के बाद जाते हैं, मैंने अपने बच्चों को बोला कि नहीं, एक टीचर रखो, स्कूल में एक टीचर है ना, वो भी पढ़ा रही है, तो उसी की सुनो, और घर आके खुद अपना होमवर्क करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो या तो उससे पूछो या मुझसे पूछो। सही बात। हाँ, तो स्कूल का डिसिप्लिन मानो, और ऐसा थोड़ा सा। रिलेशनशिप वाले पॉइंट में हम लोग थे। रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा जो है टर्निंग पॉइंट आता है शादी के बाद। अब जैसे मान लीजिए कि मैं शादी कर लेता हूँ, अब मेरी माँ है मान लीजिए, और फिर वाइफ है। हर आदमी इस कश्मकश में परेशान है कि वाइफ की तरफ अगर वो दिशा मोड़ता है अपना तो वाइफ नाराज़ हो जाती है, मम्मी की तरफ करता है तो, अगर वाइफ की तरफ करता है तो माँ नाराज़ हो जाती है, इसमें वो टूट जाता है। इसके लिए मैं चाहूँगा कुछ आप अच्छी सलाह दें। अहमद, ये ना एक बड़ा कंडीशन क्वेश्चन है कि आदमी बेचारा और माँ और वाइफ है ना। हाँ। तो आप गलत नहीं कह रहे हैं। हाँ। समाज इसको इसी नज़रिए से देखता है और सदियों से देखता आ रहा है, तो आपको इसमें कुछ अलग नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या होता है कि मैंने बताया ना, काउंसलिंग, क्योंकि हर केस अलग होता है। राइट। आप जब बैठेंगे आपको लगेगा दो लोगों का केस डिफरेंट, जैसे दो बच्चे हैं, उनके 90% मार्क्स आए, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट सब अलग होगा, उनकी नीड्स अलग होंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हर केस अलग होता है। कहीं कहीं और मदर जो होती है उसने भी चाहा होगा ना कि मेरे बच्चे का घर बसे, तभी वो लड़की को लेकर आई, लड़की ने भी चाहा होगा कि मेरा घर बसे, तभी वो आई हैं, और लड़का भी चाहता है कि बैलेंस रखे। तो बात यह है कि आप, काउंसलिंग यही है कि नीयत सबकी ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है, वो एक्सपेक्टेशंस का गैप होता है, या एक जनरेशनल गैप होता है ना, या फिर दूसरे, जैसे जो लड़की दूसरे परिवार से आई है, ये कुछ हमारी अपब्रिंगिंग में भी प्रॉब्लम आ गई है कि हम अपने माँ बाप को भी कभी कभी सोचते हैं भाई नॉक करके कमरे में आना, तो फिर वो
अपने बुजुर्ग या मदर इन लॉ को शायद वो और तरह से करें, है ना। तो ये इस समय काफी ट्रिकी हो गया है। तो इसका अगर आप कोई मुझे इसका एक लाइन में बोले आंसर, तो मुझे कहती हूँ मैं तो नहीं दे सकती। इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। और इसमें बहुत कुछ जो कसूर है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी है कि हम सालों से मतलब डिकेड से हम वो 3 आवर्स में ही अटके हुए हैं। हमारे बच्चों को जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है एक्चुअली। पेरेंट्स का भी एक अलग से कोर्स होना चाहिए, पेरेंट्स को जब हम और शादी का भी एक कोर्स होना चाहिए, सीरियसली स्पीकिंग। अच्छा, पेरेंट्स को जब हम सिखाने जाएंगे तो डांट देंगे। वही तो इसीलिए तो लोग सिखाते नहीं है कि पैसा तो पेरेंट्स ने देना है। हाँ। लाइक अब काउंसलिंग के लिए आते हैं तो पेरेंट्स कई बार ऐसे सोच के आते हैं। कुछ पेरेंट्स इसलिए भी काउंसलिंग नहीं कराते कि मैं तो बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, इसने कुछ और कह दिया तो मैंने बड़ी मुश्किल से बच्चे को सेट किया जेई देने के लिए, ये मैडम तो कुछ और कह देंगी और मैं तो वही कहूँगी जो मुझे दिख रहा है। तो इसीलिए कुछ पेरेंट्स नहीं लाते हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो अपने हिसाब से ना दूसरे के ऊपर, उनको पता ही नहीं लगता कि हमारे शब्दों का भी बोझ होता है। हमारे को कोई हम जो कह रहे हैं कि तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो ध्यान नहीं देते, ऐसे बोलते हैं। जैसे मैंने आपको अपना कोचिंग का एग्जांपल दिया। अब एक बच्चा सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में है, 6 घंटे, आया, खाना खाया, आधा पौना घंटा उसने कुछ देखा, टीवी या फोन देखा, उसके बाद 2-3 घंटे के लिए वो कोचिंग में चल जाओ जाओ जाओ, कोचिंग में चला गया। फिर वहाँ से आया, कहते आके पढ़ता ही नहीं है। भाई वो 8 घंटे 6 घंटे सुबह, 4 घंटे 10 घंटे वो पढ़ के ही तो आया है। वो तो तुमने, क्योंकि तुमने नहीं देखा या उसके नंबर नहीं आ रहे, तो इसलिए बोलते हैं कि इस पे मेरा बहुत गहरा सवाल है। आपने बहुत मतलब ट्रिकी बात बताई है। यहाँ पे दिल्ली में खासकर, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखता हूँ, यहाँ भी लोग आते हैं तो वो ना बच्चे को रोबोट बनाने पे लगे, एक मशीन बनाने पे लगे। बच्चा आया 2 बजे, तुरंत लंच करो या तुरंत थोड़ा सा हाथ मुंह धुलो और चले जाओ ट्यूशन से आया, चलो इस एकेडमी चले जाओ, वहाँ उस क्लास चले जाओ, वो ट्यूटर आ गया उसकी बात मानो, उससे पढ़ो। मतलब एक तरीके से मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माता पिता गलत है यहाँ पे, या माता पिता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि उसके करियर को ध्यान दे रहे हैं? क्या है क्या एक्चुअली? असल में दुनिया ना मशीन ही बन गई है। हर चीज़ जो है ना, लोग देखते हैं कि आउटकम क्या मिलेगा। बच्चे को पालने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए और बच्चे के साथ वक्त बिताना पड़ता है। राइट। बेबी सिटिंग इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, यू नो। तो और बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है, वो सवाल पूछता है, उससे प्यार होना चाहिए। बहुत से माँ बाप बच्चों को एज बस पैदा हो गए सोशली और अब इनको हमें कुछ बनाना है क्योंकि हमारा सोशल स्टेटस है। अपने बच्चे से प्यार कि कुछ भी हो बेटा, मैं हूँ तेरे पीछे, वो जज्बा पुराने पेरेंट्स में था। सही बात। आजकल के पेरेंट्स के लिए बच्चों के नंबर वगैरह भी, आई एम सॉरी, मैं सब पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। और एक सोशल प्रेशर भी होता है, पीयर प्रेशर भी होता है। जिसका बच्चे के 90 आ जाते हैं, वो उसको इतना गाता है, उसका बोर्ड पे फोटो लगा देते हैं, तो बाकी पेरेंट्स को जलन होती है। वो सब उनके अपने इमोशंस हैं, वो बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे। तो वो अनजाने में अपने बच्चों से दुश्मनी कर रहे हैं। पर पूरा समाज ही ऐसा है ना, पेरेंट्स भी तो इंसान हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको लगता है कि अच्छा कहाँ बेस्ट, वो चाहते तो ये है कि उनको भी लगता है जैसे एक जार है, इसमें जितने चम्मच शक्कर डालूंगा उतना ये मीठा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट सिंपल। एक ह्यूमन बीइंग है वो, उसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जैसे छोटेपन, बहुत छोटा बच्चा होता है, उसकी सिर्फ एक नीड होती है, सिक्योरिटी एंड फूड। उसको दूध पिला दो और उसको सेफ्टी महसूस हो, बस। तो ऐसे ही हर स्टेज पे अलग अलग नीड्स होती हैं। तो उसके लिए ना माँ बाप को समझ है ना। आज के मतलब हम लोग बीएड में भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब टीचर स्कूल जाता है तो वहाँ कहते हैं चलो जी अब ये कराओ, अब ये कराओ, अब ये कराओ। उनकी भी वहाँ बकेट फुल रहती है। आप कभी स्कूल का टाइम टेबल देखिए, इधर ये इवेंट चल रही है, इधर वो इवेंट चल रही है। किसी के पास सोचने का टाइम नहीं है और खाली अपने आप के साथ बैठो। मैंने तो 1-2 साल खाली बैठ के देखा, मतलब जैसे बिल्कुल जब मैं इस दौर में बहुत समय मैंने खाली बैठ के देखा, और उसमें इतना कुछ निकल के आता है ना। क्योंकि जब आप भाग रहे होते हो, भागते जा रहे होते हो, तो आपका दिमाग नहीं काम करता, दिमाग नहीं का, शरीर काम का। हाँ, सिर्फ शरीर का। तो बच्चों को उसी में लगा दूंगा, तो चलो गिटार में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, बहुत ज्यादा चीज। और ये पेरेंट्स का कसूर कम है, लेकिन पेरेंट्स ही कर रहे हैं। जैसे
अगर आज लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत आराम से कर रहे हैं, सारा दिल्ली इलीगल बना हुआ है बहुत सारा, सही बात। तो कर तो लोग ही रहे हैं, कर- लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं नीड्स या सिस्टम भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, सब अपने घर में दुकान खोल रहे हैं सही बात। तो मैं भी खोल लेता हूँ। तो जब होगा तो जो होगा, तो वो चल रहा है सब पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की ही गलती है। लेकिन पेरेंट्स अगर माने कि हमको इस चीज को इम्पोर्टेंस देनी है कि मैं कैसे एक अच्छा पेरेंट बनूं, मैं कैसे एक बच्चा अच्छी तरह से ब्रिंगिंग अप उसकी करूं, मैं कैरिड अवे नहीं हूं कि अरे उसका बेटा तो जेई पास कर गया, मेरा वाला बीए कर रहा है, मैं बीए क्या है, अरे वो बीए करके बहुत कुछ कर सकता है, सही आप बात। क्यों नहीं समझते? सही बात। करियर बनाने में भी 8-10 साल लग जाते हैं। लगता है। आप उसको क्यों सोच रहे हैं? पेरेंट्स बस ये सोचते हैं कि 12th के बाद, आजकल आप देखेंगे ये इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत चल पड़े हैं, लोगों को सेफ्टी चाहिए। तो 12th के बाद डॉक्टर में गया, चलो जान छुट्टी, अब आज का करियर सेट हो गया, मतलब बहुत जल्दी मुझे सेटिंग चाहिए। इंजीनियरिंग में गया, चलो सेट हो गया। आईपीएम में गया, चलो सेट हो गया। अब अगर बीए करेगा फिर सोचना पड़ेगा इसके बाद क्या करें, फिर पता नहीं क्या होगा। तो वो ये भूल जाते हैं कि मेरा बच्चा है, नहीं भी कमाएगा तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, मिलके कुछ कर लेंगे, घर में रोटी तो लानी है, हम प्यार से रहे। जो लोग बहुत, एक रिसर्च थी, आप कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, कोई नर्स थी जो ऐसे लोगों के साथ रहती थी जिनकी लाइफ के लास्ट पार्ट चल, तो वो सबका रिग्रेट मेजरली ये था कि मैंने अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं दिया। आपके रिलेशनशिप्स जो है ना, वो आपकी इतनी बड़ी एसेट है। और मैंने भी इस चीज से बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि ना तो मैं अपनी फैमिली को सेकेंडरी करना चाहती हूँ, ना मैं अपनी विशेष को सेकेंडरी करना चाहती हूँ। तो वो बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है, और वो सब अंदर होता है, किसी को नहीं पता लगता, या तो आपके दिल में होता है या आपके दिमाग में होता कहीं ना कहीं घुट घुट के रहना पड़ता है। है। वो ही आपको खींचतान की, आज ये करूं या इसको छोड़ूं या इसको छोड़ूं, क्या इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, इसको छोड़ूं या इसको छोड़ूं, क्या इंपॉर्टेंट है। राइट। तो उस समय स्कूल की जॉब मेरे लिए पेंशन की फाइनेंशियल रीजन से भी इम्पोर्टेंट थी। अगर मैं छोड़ देती तो मेरे हस्बैंड थे, लेकिन 2 अर्निंग होना अलग बात है, 1 अर्निंग होना अलग बात है, ठीक है ना। और उससे हम बच्चों को ही फैसिलिटेट करेंगे। और उस समय मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो मेरे लिए हाफ डे स्कूल में अर्निंग भी हो गई, सेकेंड हाफ में मैं आई तो मैं उनके साथ हूँ, राइट। वो भी मेरे को टाइम भी सूट कर रहा था, तो अर्निंग भी आ रही थी, ये भी हो रहा था। तो बच्चों के साथ थी, चलो वहीं काउंसलिंग का शौक पूरा कर लिया। सही बात। तो आप बहुत सारे रोल्स में होते हैं, रोल्स में होता है। जैसे जैसे आप, एक बच्चे आजकल वर्ड यूज करते हैं एडल्टिंग, हम एडल्टिंग, बहुत से मीम्स बनते हैं तो उसमें क्या है, जैसे आप एडल्ट बनते जाते हैं आपके रोल्स बदलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और वो जो गमछा टांगना है ना, वो रोल के हिसाब है, अब मैं इस रोल में एंटर कर रहा हूँ, अब मैं इस रोल में एंटर कर रहा है। जब आप रोल्स को मिक्सअप कर देते हैं तो आप दुखी रहते हैं, आप सोचते हैं इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। और एक किसी बहुत सीनियर पर्सन ने कहा था, हमारे स्टाफ में भी बहुत मैच्योर लोग होते थे, मैं नहीं जानती सब इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, पर उन्होंने कहा था कि अगर पुरुष घर का समझदार हो तो घर में इस तरह के झगड़े नहीं होते। कहीं ना कहीं वो बाउंड्रीज डाल देते हैं, कहीं ना कहीं उसको अपना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको अपने इंटरेस्ट, एक घर जो एक बड़ा परिवार चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं घर का बड़ा अपने इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर रहा है, ताकि उसके इंटरेस्ट भी बने रहे, नीचे वाले सबके इंटरेस्ट बने। दैट इज लाइक अ टीम मैनेजमेंट। एक लीडर जो होता है, क्या कहते हैं आजकल ना, एक लीडर होता है, बोलता है कि टीम ने किया जी, मैंने कुछ नहीं किया। राइट। वो अपनी शो ऑफ सेक्रीफाइस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। उसके बिना थोड़ा ना टीम चलती। सही बात। आज अगर लीडर बदल जाए तो हर टीम सोचेगा मेरे को क्रेडिट मिले, मेरे को मिले, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। ये सब क्या चल रहा है? सही बात। तो रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही है। तो कॉर्पोरेट हो, वहां आपके रिलेशन, इंसान का इंसान से रिश्ता जो है ना, वो कहीं भी हो, उसको मैनेजमेंट की जरूरत है। एक्चुअली आप देखिए, ओवर द इयर्स हमने अपना फिजिकल एनवायरनमेंट मैनेज कर लिया, सही बात। कंफर्ट कर ली। कहाँ हम खेती करते थे, हम कहाँ तक आ गए, हमने सारा फिजिकल कंफर्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम हमारे दिल और दिमाग में है। तो चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे करियर हो, अब हमको इसको मैनेज करना है, और जो ये जंग जीत गया वही आगे निकलता है। एक सिचुएशन और आती है माता पिता और बच्चों के बीच में। मैंने देखा है कि कुछ लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आते हैं तो उनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्ड होती है, जैसे ये तो बहुत शांत है, बोल ही नहीं रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी को अप्रोच नहीं कर रहे, तो हम लोग को काफ़ी पुश करना पड़ता है। अच्छा, मैं एक पर्सनालिटी टेस्ट करता हूँ, मैं ऐसे एक सर्कल बनाता हूँ और सब नाम लिखता हूँ उनके रिश्ते में जो होते हैं और उसकी नंबरिंग कहता हूँ। तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि माँ जो है वो 10वें नंबर पे आ रही है।
अब लड़का 10वें नंबर पे माँ को ले जा रहा है, मुझे पता चल गया, ट्रिगर हो गया कि माँ का कुछ कहीं ना कहीं नेगेटिव बोल आ रहा है, पिता को 10वें नंबर पे ले जा रहा है, तो मुझे वहां पे पता चल जाता है 25 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, उसको माँ हाथ पकड़ के लेके आके कोचिंग पहुंचा रही है, उसको ले जाके बस स्टॉप पे जो है बस पकड़ा रही है, रेलवे स्टेशन पे ले जा रही है, स्कूल से उठा रही है, कॉलेज से लेके आ रही है। तो क्या ये सही है, या ये कहीं ना कहीं मतलब उसको ऐसा दिखाया जा रहा है तुम अभी भी बच्चे हो? यही गलत है ना। आप एक ना जैसे हमारी एक फिजिकल बॉडी है, एक हमारी आध्यात्मिक बॉडी है, एक हमारी सोच है जिसको आप पर्सनालिटी कह रहे हैं, रोल। तो ऐसे ही हमारी एक साइकोलॉजिकल बॉडी होती है। राइट। जब हम एडोलेसेंस में वो बन रही होती है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू नो। इसमें सेल्फ वर्थ, जिसको आप सेल्फ कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, ये सारा सेल्फ जो है ना, दिस इज द साइकोलॉजिकल बीइंग। राइट। तो वो कहाँ है, वो उसको बढ़ने नहीं देते ना। तो अभी बच्चा आपके अंडर है, उस बच्चे की जो एक पर्सनालिटी है उसको जैसे आपने बॉन्साई का पेड़ देखा है? बॉन्साई? इतना बड़ा बरगद का पेड़ होता है, कितना बड़ा, और अगर बॉन्साई में करे तो बस उसको इतना बना देते हैं। उनको पता है कहाँ कहाँ से काट के इसको छोटा रखना है। राइट। राइट। तो ये बहुत बड़ी, अब अंग्रेजों ने हमको कैसे, मतलब जैसे कोई भी किसी को गुलाम बनाता है तो कैसे बनाता है। तो पेरेंट्स इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, अपने डर, अपने फियर्स वो बच्चे को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे हमारी जीन्स ट्रांसफर होती है ना, जेनेटिक डीएनए, ऐसे ही ये सब भी ट्रांसफर हो रहा है। क्यों बोलते हैं एनवायरनमेंट? एक बच्चा इस घर से आ रहा है, एक इस घर से आ रहा है, उस पे क्या फर्क है? उसकी उसकी जो एनवायरनमेंट है ना, उसके जो एनवायरनमेंट में लोग हैं उसके, अब आपके यहाँ जो यही ऑफिस में कोई दूसरा पर्सन आ जाए तो वो डिफरेंट डील करेगा। सही बात। कमरा तो वही है, कमरा वही। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है, सही। there are so many words and every word is so deep. Human environment is very important nowadays. Human environment is very important. ये बहुत important है। और वो ह्यूमन, उसकी माँ ने अपनी माँ से सीखा, उसके फादर ने अपने फादर, तो ये जनरेशनल चला आता है कभी कभी। और जब तक कोई इसको करेक्ट ना करे ये चलता रहेगा। आपको सिर्फ अवेयर करना है। जैसे हर कोई आ रहा है कि यहाँ कि भाई मतलब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई पहले तो पूछे, पहले तो ध्यान जाए कि हम, हमारे सारे परिवार में ये प्रॉब्लम क्यों आती है। कोई बैठ के सोचे तो सही कि ये एक समस्या है। आप पहले एक जमाने में सोचती थी कि गवर्नमेंट जो है इतना पैसा अवेयरनेस पे क्यों खर्च करती है, चाहे स्वास्थ्य के ऊपर हो, चाहे एजुकेशन के ऊपर, कितना पैसा लगता है, होर्डिंग्स लगाए, ये लगाए, या कोई सैनिटेशन उसके ऊपर हो। तो मुझे लगता है कि अब मुझे रियलाइज होता है कि इतना मास है, इतने सारे लोग हैं, सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। आप समझो तो सही कि इसकी तरफ ध्यान देना है। सही बात, सही बात। पर पेरेंट्स नहीं समझते, वो नहीं जानते। और धीरे धीरे जितना लोग अकेले होते जा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि शादी हुई, वाइफ है, वो है, जितना यंग जनरेशन या वाइफ सोचेगी कि मैं समझदार हूँ, मैं समझदार हूँ, या मदर सोचेंगी कि भाई मैं बेवकूफ थी, दैट इज द थिंग। मतलब वो थोड़ा चाहिए तो कुछ नया पकड़िए, कुछ पुराना पकड़िए, है ना। अगर सभी लोग पुराने जैसे चलेंगे तो नयापन कैसे आएगा, हम इवॉल्व कैसे होते अगर सारे पुराने ढर्रे से ही चलते तो। सही बात। और अगर आप बिल्कुल नए से चलेंगे तो आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा। सही बात। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, जैसे 100 साल पहले ऐसा हुआ था, तो अभी भी ऐसी संभावना है, तो उसमें ये वर्क नहीं किया था तो ये वर्क कर सकता है। या एक जैसे अभी वॉर चल रही है तो 2 देश वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, तो अभी क्यों बोलते हैं थर्ड वॉर चल रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के माहौल बन रहा है, क्योंकि देखा गया था कि ऐसे ही धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते ही मतलब गुटों में बढ़ गए थे, और धीरे धीरे ऐसे ही पॉलिसीज के ऊपर, मतलब ओवर द इयर्स एक माहौल बना था। तो हिस्ट्री से सीखा ना हमने। सही बात। तो दोनों का बैलेंस जरूरी है। मैं एक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करता हूँ। आपका बेटा है, उसकी शादी हो गई है, बेटी की जॉब जो है इंडिया में, दिल्ली में है, और बहू जो है आपकी वो अमेरिका में, उसका प्लेसमेंट हो गया जॉब लग के। अब बहू जाना चाहती है अमेरिका, और बेटे से भी कह रही चलो मेरे साथ वहीं सेटल हो जाएंगे। अब आप हैं, हस्बैंड है, माता पिता, आपका डिसीजन क्या होगा? आप क्या कहेंगे, बहू जाओ लेके, या यहीं रहो, यहीं कोई जॉब देख लो? देखिए ये तो बहुत क्लियर है कि मेरे बच्चे एक इंडिविजुअल एंटिटी हैं। देयर इज अ खलील गिब्रान है, यही नाम है शायद उनका, एक वो है कि योर चिल्ड्रन आर कमिंग थ्रू यू, यू डोंट ओन देम। वो उनकी अपनी एक डेस्टिनी है, एक अपना वो है। आपका काम है, गॉड ने आपको ये काम दिया है कि इनको भाई पालो पोसो संभालो, और अब वो जब बड़े हो गए हैं तो दे हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन। आई ट्राई टू डू इट, मतलब लोग कोशिश करते हैं लेकिन हम जितना कर सकते हैं। जो आपने सिचुएशन दी वो बहुत
आजकल के बहुत ऐसा होता है। तो मैं तो यही कहूंगी, दिस इज बिटवीन टू ऑफ यू। आप कहाँ रहते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप दोनों आपस में आपके संबंध खराब ना हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको एक अलग, जैसे ना एक अलग ब्रांच निकली है, अब ये ब्रांच फले फूले, और आज की डेट में तो कुछ मुश्किल नहीं है। मैं कहीं ना कहीं आप मानेंगे, मैंने जब ये काम शुरू किया था 50 में, जब मैंने रिटायरमेंट ली थी, तो उसके पीछे एक और बड़ा भी कारण था कि मेरी फ्रेंड बोले कि क्या करोगी 10 साल, मैंने कहा 10 साल मेरे में जान है, 60 तक सही बात। मैं ऐसा कुछ बिल्ड करूंगी कि मैं 70-80 तक काम कर सकूं, अरे वाह, क्योंकि मैं 60 के बाद खाली नहीं बैठना चाहती। सही बात। आफ्टर 50 जो टीचिंग का रनिंग अराउंड है ना, मैंने देखा है बहुत से लोगों के घुटने घिस जाते एंड ऑल्सो लाइफ बिकम्स अ लिटिल टफ। उसके बाद सडनली यू आर लेफ्ट अलोन। कहाँ तो आप सुबह से शाम भाग रहे हैं, कहाँ आप एकदम पूरा दिन खाली हैं। खाली है, तो बहुत से लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो मुझे लगा कि 50 इज द राइट एज। और वैसे भी हमारे यहाँ 25, जैसे मैंने आपको बताया, 25 तक आश्रम्स होते हैं ना, 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, राइट। हाँ, और 50 से 75 आपका आध्यात्म की तरफ या सोशल सर्विस, और 75 के बाद आपका प्रभु की तरफ। तो मेरा वो टारगेट ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, इवॉल्व होते होते बनता जा रहा है। राइट। सो दैट इज, तो मैं तो उनको जाने दूंगी। मैं कहूंगी आप दोनों सोचो, आपके बीच में फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इफ ही इज विलिंग टू गो, आई एम नॉट, मैं आपकी कोई बंधन नहीं है, मुझसे सुबह शाम बात कर लेना फोन पे, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। इवन आई वांट माय फ्रीडम। मुझे लगता है कि आजकल तो एडल्ट्स को, बुजुर्गों को भी अपनी फ्रीडम चाहिए, बच्चे दूर रहो। कि जब तुम्हें चाहिए हो तो आवाज दो, हम आ जाते हैं, जब हमें चाहिए, और तुम्हारा मेरा प्यार बना रहना चाहिए। सही बात है। आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे गिने चुने, जिनको कि आप 3 साल बाद भी मिलो तो आप वैसे ही मिलते हो जैसे कि बचपन में मिलते थे। और कुछ होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो, लेकिन 10 दिन बाद लगता है कि यार पता नहीं क्या सोचता होगा, पता नहीं क्या गॉसिप कर रहा होगा मेरे सही पीछे से। सही बात। सो वो रिलेशन रहना चाहिए, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अपना दिन कहाँ बिताते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे कि कहते हैं कि करीब इतना ना रहो कि करीब हो के नफरत हो जाए, दूर इतना ना जाओ कि दूर हो के भी मोहब्बत खत्म हो जाए। तो अब यहाँ पे जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज का एग्जांपल लें, यूएसए के कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे, तो वहाँ पे पता चला कि दे लिव सेपरेटेड और सेपरेटली। पेरेंट्स वहाँ पे, उनका है मकान, यहाँ पे इनका है, अपना रह रहे हैं, और हफ्ते में एक दिन उनका मीटअप हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ हम इंडिया में कर दें, और खासकर हम अपने गाँव में कर दें, तो फिर तो हम तो समाज की नज़र में गिर जाएंगे, और हमारे खिलाफ जो है बुराइयां होने लगेंगे। अरे अपने माता पिता से अलग रह रहा है और ये दूसरे गांव में रह रहा है, इधर रह रहा है। तो क्या वो कल्चर हम अपने भारत देश के अंदर लाएं, या हमारे भारत देश के अंदर जो जॉइंट फैमिली का कल्चर है, सबका साथ सबका विकास वाला, तो वही कल्चर को रहने दें? मैंने आपको रिलेशनशिप में बताया ना कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग इधर, हम लोग उधर भाग रहे हैं, वो लोग इधर भाग रहे हैं, दूर के ढोल सुहावने, हाँ, है ना। हाँ, तो एक बैलेंस देखो, जिंदगी में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये चीजें याद रखना कि चेंज तो होता रहेगा, दूसरा बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। कोई भी एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट नहीं होता। अच्छा, ठीक है ना। अगर आप अपने घर वालों से थोड़ा दूर रह रहे हैं, लेकिन आप अवेलेबल हैं, बात कर ली, कुछ बात हुई, कभी फोन उठाया, हाँ मम्मी ये क्या बना है आपके यहाँ, ये बना है, अरे यार मेरे यहाँ भिंडी बनी है, मैं आ रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आपकी वाइफ को कोई एतराज नहीं है, मैं और हम लोग लेट आए हैं, कुछ बना है एक्स्ट्रा, बाहर का खाने का मन नहीं, आ गए मुंह उठा के, आओ बेटा आओ। तो दैट मीन्स आप डिस्टेंस दूर है तो भी आप कनेक्टेड हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप घर में रह के भी सोच रहे हैं घर जाएंगे, अगर हम इस समय जाके खाना मांगेंगे तो मम्मी को बुरा लगेगा, चलो बाहर ही कुछ खा जाते हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कनेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। इट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जो आप कह रहे हैं ना कि वो बेटर है कि ये बेटर है, वहां पे बच्चों को शुरू से ही अलग रूम में सुलाया जाता है। बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं सोते एज अ कल्चर। अब जब करने लग गए हो तो जनरली जो मैंने सुना है, मैं कभी बेस्ट नहीं गई, मैंने जो सुना है कि बच्चों के रूम्स अलग होते हैं, दे बिलीव इन। और बच्चों को जो है वो जैसे कॉन्वेंट्स थे, उसमें भी होता है कि बच्चों को बहुत, वहां पे भी जैसे हम हैं गर्म जोशी से मिलते हैं। हमारे मोदी जी कितने बदनाम होते हैं कि जाके जी वर्ल्ड स्टेज पे लोगों को गले लगा लेते हैं, ट्रम्प को। हमारे यहाँ तो मिलने का स्टाइल ही ये है, बिल्कुल अब सब उससे कंफर्टेबल हो गए। सही बात। पहले सब दूर से हेलो हेलो ऐसे करके मिलते थे। तो ये है कि ये कल्चर, हमारा कल्चर है कि हम आत्मीयता पे विश्वास रखते हैं कि मैं और तुम इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी जो इसके आसपास जो करियर बना है, जो पैसा बना है, ये हमने बनाया है। हमने बनाया है, सही बात है, सही। इंसान का इंसान से जो कनेक्शन है,
वो कोर है इस दुनिया का। दुनिया इंसान का जो नेचर से कनेक्शन है वो बेसिक है इस दुनिया का। बाकी जो आप कह रहे हैं ना, बिल्डिंग बन गई, तरक्की हो गई, ये तो अभी एक बाढ़ आई, सारा का सारा शहर डूब जाएगा। अभी साइड के कोस्ट जैसे वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, शोर्स बढ़ेंगे, ये शहर डूब जाएंगे। सही बात है। सबका तो अगर अभी आज SRK और इनकी पिक्चरें फ्लॉप होने लगी तो ये गए नीचे। तो ये सब तो माया जिसको कहते हैं ना, वो है। सही बात। तो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर कनेक्शन विद द नेचर। जैसे हम ओरिजिनली आए थे, इंसान को इंसान से कनेक्ट होना वो ज्यादा जरूरी है। उसके तरीके अलग, ये नहीं कि वहाँ फैमिलीज नहीं होती, वहाँ भी बड़े स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स होते हैं। और यहाँ भी लोग, ऐसी बात नहीं है, आप चाहे गांव में भी कहें, वहाँ भी डिटैचमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर हर जगह एक ना, सभी ह्यूमन एक जैसे नहीं होते, अलग अलग। फिर मेरी आपकी आज बन रही है, मैं एक अलग किस्म का पर्सन हूँ, आप सभी लोग एक तरह के पर्सन नहीं है ना। सही बात है। तो वो रहता है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी वो सिस्टम सही है या नहीं है, वो इतना करेक्ट क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि क्या है कि एक सिस्टम को बनने में वो कल्चर बन जाता है, राइट। उसमें सालों लगते हैं। किसी भी चेंज को लाने में सालों लगता है। जो हम माइंडसेट कह रहे हैं उसको चेंज को, जैसे आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, अब उन्होंने तो कह दिया, क्यों लाए, क्योंकि वही जो आप कह रहे हैं कि जो बिल्कुल छोटे परिवार, गरीब परिवार के लोग हैं, या जो मुश्किल है, जो सोचते हैं 12वीं के बाद कोई भी काम मिल जाए कमा ले, उनके लिए भी बहुत काम है। जोमेटो पकड़ो, अपना काम करो, कोई भी स्किल पकड़ लो। जो 90% से ऊपर बच्चे हैं उनके लिए भी काफी काम है। जिनकी पर्सनैलिटी में कुछ बहुत स्ट्राइकिंगली बड़ा है, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उनका कुछ ऐसा क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि वो होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एयरलाइंस में जा सकते हैं, तो उनका है। जो बीच के मासेस हैं वो घूम रहे हैं, क्योंकि वो लॉस्ट है, क्योंकि वो मोस्टली चीजों में एवरेज हैं। वो एक्चुअली शायद एक डिप्लोमा होल्डर, एक वो शायद मैकेनिक, AC ठीक करने वाला अच्छा बन सकता है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं IIT में जाऊं। प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, हम लोग वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा डिप्लोमा होल्डर बनना है। राइट। ये तो वो जो मासेस है ना, उनको हैंडल करना जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करोड़ों बच्चे हैं जो अपने जो है करियर को चूज कर, सॉरी मैं टोक रही हूँ, तो मैं न्यूट्रिशन तो उसको आज आपने पॉलिसी बना दी, 2020 से बनी हुई है, 25 तक हम आ गए, अभी तक एग्जीक्यूशन हो पाया नहीं। उस पर अभी काम चल रहा है कि इसको एग्जीक्यूशन, उसके बाद क्या एक्सेप्ट हो पाएगा, गवर्नमेंट थोप देगी, हाँ जी आपने ये करना है। शुरू हो चुका है दिल्ली में, क्योंकि वहां भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ जो कांग्रेस वाले हैं, जो दूसरे की सरकार है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। उसके बाद लोगों का माइंडसेट करने में अगले 10 साल लगेंगे। तो कोई भी माइंडसेट चेंज करना, जो आप कल्चर की बात कर रहे थे कि वेस्ट वाले ठीक है या हम ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि वो उसी में ढले हुए हैं, तो उनको वही ठीक लगेगा। एज मासेस इंडिविजुअली मैं चेंज कर सकती हूँ, इंडिविजुअली इंडिया में भी मैं चेंज कर सकती हूँ, शहर में आके, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर इतने सीधे नहीं है, बहुत ज्यादा इंट्रिकेट है। जैसे मैं होलिस्टिकली चीजों को देखती हूँ, हर चीज का एक पर्सनल एंगल होता है, एक सोशल एंगल होता है, इमोशनल एंगल होता है, फिर एक ग्लोबल एंगल की दुनिया में क्या चल रहा है। तो उस एंगल से हम ये कह सकते हैं कि टाइम लगता है। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फिर वो हवा बनाती है। गवर्नमेंट ने 2020 में पॉलिसी बनाई, तो क्या 2020 में सोचा था? नहीं, पहले सोचा था। फिर पॉलिसी बनने में इतना टाइम लग गया, तो आप सोचिए 15 साल तो अभी हो ही चुके हैं, और अभी शुरू भी नहीं हुई है, शुरू नहीं हुई। सही बात है। तो इट टेक्स टाइम, एनी काइंड ऑफ चेंज। जैसे आप रिलेशनशिप्स में बात कर रहे हैं, वेस्ट और ईस्ट की, तो चेंज को पहले दिमाग में सोचना पड़ता है, उसके बाद कोई इंटेंशन बनाता है कि मुझे ये चेंज लाना है, तब कोई चेंज आते हैं। तो ये सही वो सही नहीं है, वो वैसे ही जी रहे हैं, हम ऐसे ही जी रहे हैं। जब समय आएगा, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा, जब सब चेंज होंगे तो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। चेंज को लेके एक सवाल अभी ट्रिगर किया मेरे माइंड में कि जैसे यहाँ पे फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन, रेप, ऐसी जैसी घटना हो जाती है, ऐसे जो है हिनियस क्राइम्स हो जाते हैं हमारे भारत देश के अंदर। सऊदी के अंदर होता है तो वहाँ पे फांसी की सजा तुरंत दे दी जाती है। तो एक फोटो निकल के या पोस्टर निकल के आता है, हमारे भारत देश में भी ऐसी सजाएं होनी चाहिए, ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सारी मांगे आती है। अब जैसे मैं एक डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का केस में पढ़ रहा था जो साउथ में हुआ, तो वहाँ पे जो है पहले तो पब्लिक बोली कि इनको इनकाउंटर कर दिया जाए, तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ इनकाउंटर कर दिया। अब इनकाउंटर जैसे हुआ, पब्लिक वही सेम पब्लिक कहने लगी, अरे यहाँ का कोई तो स्टेबल कानून ही नहीं है, यहाँ कोर्ट ने कुछ किया नहीं और पुलिस ने ही अपना काम कर दिया।
तो क्या ये एक हवाई वाली बात होती है या सच में ऐसा कानून ला ही देना चाहिए, चेंज ला ही देना चाहिए? नहीं कि चेंज की जरूरत नहीं है, जो चेंज पे बात हुई है। अब देखिए बहुत कुछ अब आप बात कर रहे हैं लॉ, इसमें क्या हुआ, लॉ आया, हाँ। जैसे मैंने अभी आपको कहा सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ एक लीगल सिस्टम आया, legal आया। एक सोशल सिस्टम आया, हाँ ठीक है ना। जितने लॉज हैं उसमें से बहुत से लॉज जो है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं मानते तो आंखें बंद कर लेती है पुलिस लीगल वो है ना, पुलिस भी तो समाज से ही आई है। समाज से आया। आपके मेरे भाई बहन ही तो पुलिस में हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके भी तो घर जाते हैं, वही फैमिली होती है ना, उनके भी तो चाचा ताऊ हैं जो पुलिस में नहीं है। तो और एक होता है तो सोशल एस्पेक्ट हो गया, ग्लोबल हो गया। और नहीं अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसको, दूसरा क्या है कि डेमोक्रेसी है इंडिया में, है ना। अब डेमोक्रेसी में हमारे लीगल सिस्टम में क्या है कि जब तक कोई प्रूफ ना हो जाए कि ये मुजरिम है तब तक वो मासूम है। अप्रूव होने में 10 साल लग जाएगा। अप्रूव होने की कहानी और है। मेरे फादर लॉयर थे तो वो तो बहुत कहानियां सुनाते थे, और मेरे फादर जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान के थे। उनको अच्छा। लाइक वी आर, हमारे पेरेंट्स पार्टीशन में इधर आए थे, तो वो एक तरह से हिंदू पठान उनको बोला जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो बोलते थे, वो बहुत कहते थे, लॉ में थे ना, तो लॉयर थे, कहते इंडिया में क्राइम इसलिए ज्यादा है कि कोई सजा ही नहीं है, कहीं ना कहीं एक डर ही नहीं है। डर नहीं है, सही बात। ठीक है ना। तो अब जैसे हम कई बार ऐसे बहुत सीरियस देखते हैं कितने लोगों के रॉ वगैरह के, कि एक एक चीज को, एक किसी को कोई बड़ी उससे पकड़ के लाता है, और यहाँ जो भी सोशल एनजीओ वगैरह उसके खिलाफ होगी, इसको इस पे अत्याचार कर रहे हैं उसको, या उसको छुड़वा लेके ले जाते हैं या कुछ है, तो फिर पुलिस वाले भी सोचते हैं कि भैया बाहर में जाओ, हम नहीं करते। तो आई मीन ऐसे कहानियां आती हैं तो हमें पता लगता है कि सब चीज इतना सिंपल नहीं है। वहां उनके यहाँ वो लोग उन्होंने पहले से ही एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर बना रखा है, इसीलिए जहां भी स्ट्रक्चर होगा वहां ह्यूमन साइकोलॉजी आ जाती है। जैसे मेट्रो में लोग नहीं फेंकते कूड़ा, नहीं फेंक, क्योंकि वहां हम ही इंडियंस है ना। हम जब, वही लोग मजाक करते थे कि जब बाहर जाते हैं तो ये कूड़ा नहीं फेंकते क्योंकि वहां फाइन फाइन है ना। हाँ। और या मतलब इवन कि किसी भी तरह की अगर लोगों को अपने आप को ईज ऑफ भी करना है तो भी लोग सड़क के किनारे गाड़ी छोड़ के कर लेते हैं, लेकिन वहां नहीं कर सकते। दे लुक फॉर अ होटल, क्योंकि वहां क्राइम है, वहां आपको इतना बड़ा फाइन लगेगा, डर है, फाइन है, गलत के लिए सजा होनी चाहिए, बिल्कुल है ना। और यहाँ पर नहीं है, नहीं। यहाँ रिक्वेस्ट ही करते रहते हैं, तो नहीं है तो फिर सब ढीले हो जाते हैं। सही बात। क्या करें। मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, और सॉरी मेट्रो का कंप्लीट करती हूँ। मेट्रो में है तो वहां लोग नहीं करते, यही है। सही बात। तो आप वही लोग बाहर आके चाहे कूड़ेदान में डाल देंगे, और या इंडियन रेलवे में कहीं भी फेंक देंगे। हाँ कहीं भी फेंक देंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही थी, मेरा बेटा बहुत छोटा था, एक स्कूल में ही वाज नॉट, उसने एक किस्सा सुनाया, वो स्कूल में एडजस्ट नहीं हुआ, फिर उसका स्कूल चेंज करना पड़ा। तो मैं बहुत जाती थी उसके स्कूल में, बैठी रहती थी, वो रो पड़ता था कि मुझे स्कूल से जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब, क्यों नहीं आना चाहता। बहुत मैंने चक्कर वहां रहती थी मैं, कई एक बार तो छुट्टी लेके उसके स्कूल में बैठ गई थी कि 3 दिन तक लगातार, कि मुझे पता लगे प्रॉब्लम क्या है इसको। देन आई रियलाइज कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चा क्योंकि सेंसिटिव है, और ये मतलब मेरा बच्चा है, और मेरी तरह की इसकी मदरी, मतलब मेरी तरह की पेरेंटिंग है, तो इसलिए ये बहुत कैच कर लेता है चीजों को। वो बच्चा बोला कि मम्मी, एक दिन उसने किस्सा सुनाया, मम्मी आज क्लास टीचर्स डे इन द स्कूल था, तो बच्चा क्लास टीचर जो है वो पूरा दिन क्लास में रहेगी। जब ज्यादा एब्सेंट हो जाते हैं दिसंबर वगैरह में, टीचर्स छुट्टियां लेने लगते हैं, तो कई बार ऐसा कर देते हैं। और छोटी क्लास थी, 1st 2nd 3rd क्लास थी मेरे ख्याल से वो उसकी। कह रहे मैडम ने मुझे मॉनिटर बनाया, अब मैं सबको चुप करा रहा हूँ, मैं तो एज ए रिस्पॉन्सिबल मॉनिटर बन रहा हूँ कि मैं सबको चुप करा रहा हूँ। जो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं मैं उनको समझा रहा हूँ, वो नहीं मान रहे, तो मैंने मैडम को बोला। मैडम ने कहा कि अच्छा अभी आती हूँ। अब मैडम स्टाफ रूम में बैठी है, मैडम क्लास में नहीं, मैडम ने बच्चे को खड़ा करके अपना वो कर दिया। हो सकता है ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो वो मैडम अभी आती हूँ, मम्मी 1 पीरियड बीत गया, अब वो बच्चे फिर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो वी वर सो फ्रस्ट्रेटेड कि जो सिस्टम बनाया था वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा, मैं बेवकूफ हूँ यहाँ खड़ा होकर सबको डांट रहा हूँ। राइट। देन उसने टीचर को जाके फिर बोला, मैडम वो नहीं मान रहे, वो आई, बेटा इसकी बात मानो, चुपचाप बैठ जाओ सब, अब मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए, चलेगी। तो मेरी क्या पावर है, व्हाट इज माई पावर। वो कहेंगे अरे मैडम फिर आके बोल जाएगी, इसको बोलते रहने दो। मतलब मॉनिटर को अगर आपने कुछ बनाया, आर यू गेटिंग, ये बहुत सिंपल बहुत सिंपल। हाँ एग्जाम्पल है।
तो वही हर जगह फॉलो होता है। सही बात है, सही। एक डर, एक कि भी मैं अगर कुछ कानून जो है वो क्या है, सही तरीके, जैसे हमारे किसी भी रिलीजन में जो जीने के तरीके हैं, सही तरीके हैं, सही बात है। तो उसका डर दिखाते हैं ना, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये खराब हो ये जाएगा, खराब हो जाएगा, डर दिखाते हैं ना। नर्क तो मिलेगा। कहीं ना कहीं एक डर सही बात, चाहिए होता है। सही बात है। हर कोई समझदार नहीं होता, कहीं ना कहीं एक डर चाहिए होता है। जैसे एक बच्चा, जब आप कहते हैं ना, बच्चे 12th में आके कई बार अपने आप पढ़ने लगते हैं, उससे पहले वो नहीं पढ़ रहे सही होते। बात है, तो उससे पहले उनको थोड़ा टीचर का डर दिख, इसलिए उनको ज्यादा स्ट्रक्चर्ड स्कूल, हर चीज टीचर बताएगी, वो चाहिए होता है। लेकिन उसके बाद वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ लोग इवॉल्व होने में, मेच्योरिटी में, सोशल मेच्योरिटी में, चाहे वो 60 साल के हो जाए, उनके अंदर सोशल मेच्योरिटी नहीं होती कि मैं एक मैं एक सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, मेरी भी कोई ड्यूटी है, वो नहीं होती। तो उनको थोड़ा डर दिखा के चलाना पड़ता है। राइट, कुछ लोग खुद साफ रखते हैं। राइट। ठीक है, एक दो लास्ट क्वेश्चंस है इस पॉडकास्ट के, बहुत अच्छा पॉडकास्ट चला है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू सिलेक्ट अ क्वालिफाइड and suitable, a proper counselor, because I think there may be conflict among counselors as well, कि she is counseling for something and he is counseling for something, and the bachas are confused कि what is right and what is wrong. So how to select? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक एसोसिएशन बनी है, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स ऑफ इंडिया। तो वो किसी सर्टिफाइड उसको ही लेते हैं, करियर काउंसलर को ही लेते हैं। लेकिन मैं करियर काउंसलिंग की बात कर, काउंसलर्स की तो कोई एसोसिएशन ही नहीं है, कोई भी अपने नाम के साथ काउंसलर लगा देता है। राइट, जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे एक बार मैं एक ऐसे मेले में गई, एजुकेशनल फेयर था, काफी पुरानी बात है, 10 साल पुरानी। तो वहां पे तब क्या था, गंगा इंटरनेशनल स्कूल, फलाना इंटरनेशनल स्कूल। तो मैंने बोला कि आपने ऐसा क्या किया है कि जो आपके नाम के साथ आप इंटरनेशनल लगा पा रहे हैं? आप आ रहे हैं, हाँ, सही बात। ऐसा क्या डिफरेंट है इस स्कूल में और आपके स्कूल में कि आपके ऐसा क्या चीज है? जैसे मैं करियर काउंसलर कह रही हूँ, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट है। ट्रू, ट्रू। कोई जवाब नहीं था। तो ऐसे ही काउंसलर भी कोई लगा लेता है। जैसे मैं कोचिंग सेंटर को, मेरे कोई जानने वाले थे, मैंने कहा आपके कोचिंग सेंटर में हम ढूंढते हैं कि बच्चे कहाँ हमें मिल सकते हैं। तो मैंने कहा कोचिंग सेंटर में कुछ स्कोप है? कह रहे मैडम यहाँ पर बीबीए वाले आकर एडमिशन काउंसलर्स बने हैं, वो पेरेंट्स को कहते हैं हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, पर उनका इंटरनल पर्पस क्या होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो। हाँ, हाँ, ऐसे ही स्कूलों में जाके अप्रोच करो तो बोलते हैं हमारे यहाँ तो काउंसलर आते हैं, आज फलाने आए थे काउंसलिंग करने। वो कौन थे? वो उनके यहाँ नीट की प्रिपरेशन होती है, तो वो घुमा फिरा के आपको नीट पे करेंगे। बिजनेस, हाँ, तो बिजनेस। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज अ वेरी, तो जो रियल काउंसलर है वो तो बूम ही जाता है। सही बात है, सही। तो दैट इज व्हाई यू नो, और वो मोस्टली यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि काउंसलर्स को लेकर एक डिमांड थी कि जैसे अब आजकल साइकोलॉजी को लेकर कोई भी काउंसलिंग करने बैठता है, कोई भी, मतलब जैसे एक क्वालिफिकेशन होती है, जैसे मैं काउंसलर हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ठीक है? तो साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो कम से कम एमए साइकोलॉजी तो होगा, प्लस उसके अलावा जो क्लिनिक साइकोथेरेपिस्ट होगी उसकी स्पेशलाइजेशन और होगी, सही बात। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा उसकी और तरह की स्पेशलाइजेशन होगी। आई कैन नॉट डू दैट। राइट, तो ये मैं हर किसी को क्लेरिफाई करती हूँ कि प्लीज मैं आपको डेवलपमेंट के दौरान जो आपको चैलेंजेस आते हैं वो कराती हूँ। जैसे एक जो आपका डॉक्टर है और एक जो आपका जिम इंस्ट्रक्टर है या डाइटिशियन है, मैं सिमरजी एक तरह से डाइटिशियन हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। राइट, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी इस ग्रोथ में ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपकी ये चीज कम जा रही है, आप ये बढ़ाइए, ट्रू, ट्रू, ठीक है? सो लेकिन अब साइकोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट ने बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने अब एक बनाया है कि लोगों ने ना लगा अच्छा आजकल लोग मेंटली हेल्थ का चल रहा है, चलो सारे साइकोलॉजिस्ट बन जाते। तो दे हैव मेड इट इग्नू से, एमए साइकोलॉजी एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, तो सारे एमए साइकोलॉजी करे जा रहे हैं, जबकि उसके अंदर एक इंटर्नशिप होती है जो कि रेगुलर होती है। जैसे मैंने अगर एनसीईआरटी से डिप्लोमा किया है, तो वो 1 साल का डिप्लोमा था, उसमें 6 महीने हमारा जो था डिस्टेंस एजुकेशन था, फिर भी हम महीने में हमारी 2 दिन हम जाते थे कॉलेज और हमारी क्लास होती थी। उसके अलावा 3 महीने, 6 महीने ये निकल गए, बाकी 6 महीने कैसे होते थे? 3 महीने 9 to 5 हमें एनसीईआरटी या रीजनल एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था। वहाँ पूरी हमारे वहाँ के प्रोफेसर्स हमारी क्लासेस लेते थे, बहुत सीनियर प्रोफेसर्स। और उसके अलावा 9 to 5 अगर हमने एक दिन की भी छुट्टी कर ली तो मीमो मिल जाता था, मतलब इतनी कम छुट्टी हम कर सकते थे, वेरी स्ट्रिक्ट। उसके बाद 3 महीने मुझे किसी स्कूल में जाकर पूरा एक थीसिस, मतलब पहले एक प्रपोजल डालना है कि मैं स्कूल में जाकर
इस पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने हेल्दी रिलेशनशिप्स अमंग एडोलेसेंट्स इस पे काम किया, इसलिए मुझे लगता है ये बहुत बेसिक है कि एडोलेसेंस में ही आप बच्चों को रिलेशनशिप्स की वैल्यू करना, या क्योंकि दोस्तियां बहुत होती हैं, उस पे मैंने काम किया था। तो वो 3 महीने मैंने पूरा वहाँ 3 महीने मैं उस स्कूल में गई, वहाँ के बच्चों से मेरा डेली इंटरैक्शन होता था और मेरे को स्कूल में कोई पढ़ाने का काम नहीं था, मैं सिर्फ ये काम करती थी। मेरे को एक रूम मिला हुआ था और मैं क्लासेस में, मुझे 2-3 पीरियड्स मिले हुए थे, 2 क्लासेस उन्होंने मुझे दी हुई थी, ये 2 क्लासेस आपका समझ लीजिए सैंपल है जिसपे आपको काम करना है। मैं उन बच्चों के पास जाती थी, उनको मैं अपना बुलिंग, रिलेशनशिप्स इसके ऊपर ही लेक्चर देती थी। मैं उनको इंग्लिश, हिंदी नहीं पढ़ाती थी। फिर मैं उनको उनके टेस्टिंग वगैरह करती थी, फिर मैं उनको टाइम देती थी कि मैं इस रूम में बैठी हूँ, आप भई टीचर को बोल के मैं इस बच्चे को अब ले जा रही हूँ इससे बात करने के लिए, या आप में से किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास आ सकते। दैट इज हाउ अ स्कूल काउंसलर शुड बी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल कोई भी लिखा ले। हाँ, तो आप देखिए कि डिस्टेंस कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ी। एक्चुअल प्रैक्टिस ये होती है। और डिस्टेंस एजुकेशन में आप, कहने को ये भी डिस्टेंस एजुकेशन है, लेकिन फिर भी 6 महीने हमारी पूरी, और 3 महीने स्कूल जाने के बाद शाम को मुझे, जो पहले 3 महीने थे जब हम एनसीईआरटी जा रहे होते 9 to 5, उसमें भी 1 महीना ऐसा होता था जब हमको स्कूल्स दिए जाते थे कि आप इस स्कूल में जाएंगे और एक सुपरवाइजर आपके साथ जाएगा। तो वहां पर भी हमें काम दिया जाता था। हम शाम को एनसीईआरटी वापस आते थे, अपने प्रोफेसर को दिखाते थे कि ये मैंने आज काम किया, मेरी क्लासेस हुई हैं। और सुपरवाइजर एक दूसरा पर्सन होता था। जब मैं बच्चों की क्लास ले रही हूँ या उनकी काउंसलिंग कर रही हूँ या उनकी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कर रही हूँ या 1-to-1 काउंसलिंग कर रही हूँ, कभी भी तो वो मुझे सुपरवाइज करते थे और बताते थे कि आपकी ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं कर। तो ये एक, इसलिए कोर्स की बड़ी आउटस्टैंडिंग वो है कि आपको उन्होंने पहले पढ़ाया भी, पहले थ्योरी दे दी कि चलो फ्री टाइम में पढ़ो। उसके बाद आपको कॉलेज में भी पढ़ाया, देखा कि आपने कितना सीखा है, असाइनमेंट्स मिलते थे। हमारे पास सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती थी, रोटी खाने की फुर्सत नहीं होती थी। फिर आपको अंडर सुपरविजन एक रियल स्कूल में भेजा। वहाँ आपको देखा कि आप कहीं किसी को डैमेज तो नहीं कर रहे, कुछ उल्टी काउंसलर के नाम पे कुछ भी बोल के आप बच्चों के दिमाग तक टच कर रहे हो, आप उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हो। हाँ, सही बात। बिल्कुल। उसके बाद फिर आपको एक इंडिपेंडेंट स्कूल दिया कि आप ठीक है अपनी मर्जी से एक स्कूल लो और फिर वो प्रोजेक्ट फाइल हमको दो, और एक ही चीज हम रिकॉर्ड करते थे, फोटोज और हमारी क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, इतनी मोटी फाइल होती थी। तो दैट इज व्हाट इज अंडरगोज अ काउंसलिंग। और साइकोलॉजी में तो बहुत बड़ा फील्ड है, मैं तो सिर्फ स्कूल काउंसलिंग की बात कर रही हूँ, एडोलेसेंट्स को हम डील कर रहे हैं। सही बात। तो लोग बस एक एमए साइकोलॉजी कर ली, लगा दिया, कौन ढूंढ रहा है। सही बात है, सही बात। एक मैं आपकी फोटो देखा था अमिताभ बच्चन जी के साथ, कौन बनेगा करोड़पति, वहाँ क्या चल रहा था? और वो मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है। दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू मीट मिस्टर बच्चन। बहुत ही मैजिकल एनवायरनमेंट था वहाँ का। और बस सोच लीजिए कि भगवान की दया से मेरी गोद में ये अपॉर्चुनिटी आ गई। मेरी फ्रेंड की जो वो विन तो उसने किया था, शी वाज अमंग द कॉम्पिटिटर्स। ओके। तो उनको साथ 2 लोग ले जाने अलाउड होते हैं जिनसे वो कंसल्ट करते हैं बीच में ना। अच्छा। तो उसको लगा कि मैं शायद कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरी नॉलेज है तो मैं उसको आंसर करने में हेल्प करूंगी। तो वो उसका बेटा और मैं, हम दोनों गए थे। तो मैंने तो हाँ बहुत एंजॉय किया। हालांकि वो मेरी फ्रेंड अनफॉर्चुनेटली वो हॉट सीट पे नहीं आ पाई, अच्छा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पर हम वहाँ 6 दिन हमारी 6 दिन की शूटिंग थी वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा रहा। मैंने पूरा शो ऐसे देखा फेस टू फेस, मतलब अमिताभ बच्चन जी का मुँह जिस तरफ मैं बैठी थी उस क्राउड की तरफ था। और 6 दिन हम सुबह से लेकर शाम तक पूरी शूटिंग होती थी क्योंकि वो पूरा सीज़न था। पूरा सीज़न था, हाँ। तो बहुत ही मज़ेदार था कैसा आ रहा था एक्सपीरियंस। बच्चन साहब का? जब पहली बार वो एंटर करे थे ना, तो सच में लगता था कि मैजिक होता है। जैसे ही वो एंटर करे ऐसे लगा कि पूरी एक, जैसे कभी-कभी हम पिक्चर्स में देखते हैं ना, ऐसा एक हवा आई, जादू की सी हवा चली। और पूरा शो बिल्कुल लाइव था। उसमें कोई एडिटिंग, बहुत ही मिनिमम एडिटिंग हुई होगी कभी तो। अदरवाइज़ कंटिन्यूअसली वो घंटों हमारे सामने वैसे ही सवाल पूछते रहते थे और वैसे ही लोग जवाब दे रहे हैं, वैसे ही बातचीत हो रही है। बिल्कुल हमने वो लाइव देखा है और बिल्कुल लाइव टीवी पे भी देखा है बाद में। तो बहुत ही मैजिकल वो था, बहुत ही कमाल का एनवायरनमेंट था। और लास्ट में वो सबको मिलते थे। लास्ट में एक-एक जो भी लोग आए हुए थे, जैसे हम गेस्ट थे, उसमें फर्स्ट रो जो होती थी वो डेली चेंज होती थी, क्योंकि वो लोग गेस्ट होते थे।
और जो पीछे की रोज थी वो सारे जो पार्टिसिपेंट्स के साथ लोग आए हुए हैं, वो हम लोग डेली पूरे शो में बैठते थे, अच्छा 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 हर शो में। बीच में जब कोई नया कंटेस्टेंट आता था तब 5 मिनट के लिए ब्रेक आता था, क्योंकि वो माइक वगैरह सेट करते थे और जो कंपेनियन आए हैं उनकी लोकेशन वो अपने कैमरे के सामने करते थे। उसमें शायद 2 मिनट कभी अमिताभ जी का कोई बाल-वाल सेट करने के लिए आए तो आए। ऐसा की सच में हाइट उतनी है या हाँ, हाँ, है। ही हैज़ अ टॉलर लुक, यू नो, लॉन्गर लेग्स। हाँ, तो हाइट में उनको फिर सामने बिल्कुल मैंने उनसे हाथ भी मिलाया था, वो अपनी वैनिटी वैन में जा रहे थे, तो उस समय मैं बस बाय चांस वहाँ खड़ी थी और कोई नहीं था वहाँ पे, बस उनका बॉडीगार्ड था, तो मुझे एकदम लगा ये तो अमिताभ बच्चन जा रहे हैं। तो मैंने एकदम उनको बोला, सर कैन आई शेक हैंड विद यू? तो वो उनका गार्ड तो रोक रहा था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, बट ही इंस्टेंटली गिव हिम हिज हैंड। तो बहुत ही पोलाइटली, और मैंने बोला थैंक यू, ही सेड इट्स माय प्लेजर। बहुत ही पोलाइट, और मतलब ऑरा ऐसा था, मुझे याद नहीं, मैं तो इतनी ज़्यादा आई वाज़ इन एन ऑ, यू नो। एंड माय फ्रेंड, अभी मेरी फ्रेंड बोलती है कि मेरे से जीता मैंने और सबसे ज़्यादा मज़े तुमने लिए। ना मुझे अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाने का मौका मिला और ना मेरा नंबर आया, और मैं पूरा टाइम पढ़ाई करती रही। तुम वहाँ सबसे ज़्यादा मौज ले रही थी। और वो जहाँ बैठी थी उसकी ना अमिताभ जी की पीठ थी, और जैसे हॉट सीट पे बैठते हैं ना, राइट तो मेरी फ्रेंड जहाँ बैठी थी उस तरफ कंटेस्टेंट का फेस था अच्छा और मेरी तरफ अमिताभ जी का फेस था। हाँ तो मैंने तो पूरा टाइम बहुत ही एंजॉय किया, हाँ बहुत ही मेमोरेबल है मेरे लिए, वो मैजिकल टाइम था बिल्कुल। बहुत अच्छा मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने जो गहराई से जितनी चीज़ें बताई है क्योंकि मैंने सवाल ऊपर-ऊपर से किया लेकिन आपने जो उसका निचोड़ निकाला, उसके कई एंगल है, काफ़ी एस्पेक्ट्स, काफ़ी पहलुओं पे आपने बात की। मुझे लगता है कि ये सभी पेरेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है। और मैं आप सभी से एक विनती करना चाहूँगा कि आप जो है, जितने पहलू पे बात हुई है इस पॉडकास्ट में, आप सब उसको समझने की कोशिश करिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैम ने बताया है, थिंक, सोचो। क्योंकि सोचते नहीं हो, एक बैलगाड़ी की तरह, एक घोड़े की तरह, गधे की तरह, गधा नहीं यूज़ करना चाहिए मुझे, मतलब फिर भी एक रैट रेस में हम भाग रहे हैं और रैट रेस से बच के थोड़ा सोचो और जितने पहलुओं पे मैम ने बात की है, उस पे थोड़ा-सा विचार करो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।